अस्सलामुअलैकुम। आपके अपने चैनल नॉवेल्स लाइब्रेरी में आप सभी का दिल से खुश आमदीद करती हूँ। क्या एक मसीहा कातिल हो सकता है? क्या मोहब्बत के दावेदार ही जान लेने पर तुल जाते हैं? आज हम बात करेंगे पलवशा साफ़ी के दिल दहला देने वाले नावल नदामत सीज़न 2 की। एक तरफ इज्जत और शोहरत का मीनार है तो दूसरी तरफ जेल की काल कोठरी। एक ऐसी कहानी जहाँ कानून सबूत मांगता है और दिल सच्चाई। तो तैयार हो जाइए जज्बात, सस्पेंस और रिवेंज से भरपूर इस सफ़र के लिए। आइए शुरू करते हैं। नावल नदामत पार्ट 2। पलवशा साफ़ी किस्त नंबर 26। जियाल। याशिम ने गुर्राते हुए उसे मुखातिब किया। जियाल हड़बड़ा कर सीधा हुआ। दरवाजे पर खड़े मर्द, जन, बुजुर्ग व जवान की आंखें बड़ी होकर बाहर आ गई थी। सलीम साहब और शुएब साहब ने शर्म से रुख फेर लिया। कियान ने बेक वक्त लब और मुठ्ठियां दोनों भींज ली थी। वो ज़ैनी को दौरा पड़ा है, मैं बस मदद कर रहा था, उसे CPR। जियाल ने वजाहत देना चाही मगर उसके अल्फाज बीच में बिखर गए। ब्राइडल रूम के बाहर हंगामा अभी थमा भी न था कि अचानक फिजा चीरती हुई एक आवाज़ उभरी, चटाखा, और जियाल दाएं जानिब को झुक सा गया। सब ने दिल पर हाथ रखकर सांस रोक ली। आयत ने अपनी चीख रोकने मुंह पर हाथ रख दिया था। थप्पड़ की आवाज़ कमरे में गूंज गई। राना उसके सामने बिफरी शेरनी के मानिंद खड़ी उसे थप्पड़ रसीद कर गई थी। जियाल के बाएं गाल पर सुर्खी उभरी और उसकी आंखें झुक गई मगर जवाब में कुछ न बोला। मेरी बेटी को क्या समझ रखा है तुमने? किस हक से तुम उसके करीब आए? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। वो दांत पीसते हुए गुर्राई। उसके अकब में खड़े फैमिली मेंबर्स में से सबसे पहले कियान के कदम उठे। वो पलट कर कमरे से बाहर निकल गया। कियान रुको। उसके पीछे सलीम साहब और उनकी अहलिया भी निकली। कियान वेट। मिस्टर खान। याशिम उन्हें रोकने उनके पीछे लपका। खुशी का समा दुख और कहर में बदल गया था। फुफ्फू, ट्रस्ट मी प्लीज हस, मैंने कुछ गलत नहीं किया, उसकी हालत तो देखे, वो बेहोश हो गई थी, मैं सिर्फ उसे बचा रहा था। जियाल ने बेसुध पड़ी एलजिना के सिमत इशारा किया। बस। राना ने हाथ उठाकर उसे रोका। अब एक और लफ्ज़ नहीं जियाल, मुझे एक लफ्ज़ भी नहीं सुनना। राना किसी का आब व ताब न लाते उस पर बरस पड़ी। सब सदमे से दो चार थे। किसी को एलजिना को अस्पताल ले जाने का भी ख्याल नहीं आया। साबित कर दिया तुमने कि तुम इसी खून का हिस्सा हो। तुम लोग कभी नहीं बदल सकते। तुम जैसे लड़के ही लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद करते हैं। राना ने जो दिल में आया जबान से कह दिया। करीब खड़े लोग साकित थे। किसी में हिम्मत न थी कि दरमियान में आए। मैंने उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। मैंने तो सिर्फ। जियाल ने दोबारा कोशिश की और फिर से नाकाम रहा। राना उसकी बात काट गई। बस करो, तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारी सफाइयाँ, सब ड्रामा है। अगर तुम शरीफ होते तो आज यहाँ खड़े न होते। इसीलिए मैं अपनी बेटी को तुमसे दूर रखती थी। पता था मुझे आज नहीं तो कल तुम अपनी असलियत दिखा ही दोगे। वो नफरत भरे लहजे से कहती रही। आज के बाद मेरी बेटी के आसपास भी नजर आए तो मैं तुम्हें हरासमेंट के केस में पुलिस के हवाले कर दूंगी। उसने उंगली दिखाते हुए धमकी दी। आयत, जो अब तक चुपचाप खड़ी सब कुछ देख रही थी, वो आहिस्ता से आगे बढ़ी। उसने जियाल का हाथ अपने हाथों में ले लिया। आंखों में आंसू नहीं थे, बस आग थी। बस करो राना, अब बहुत हो गया, वो जवाबन तैश में बोली। तुम बीच में मत आओ आयत, अच्छे से जानती हूँ तुम्हारे ये पैंतरे। तुम्हारे बेटे ने। राना फिर भी पीछे न हटी। मेरे बेटे ने क्या किसी की जान बचाई या किसी की इज्जत? आयत तरक्की बोली। बाकी सब हैरान परेशान खड़े थे। मीशाइम ने अपने पापा के जानिब देखा कि शायद वो आयत को रोक ले मगर वो खामोश रही। फिर समर को देखा। उसके लबों पर शफीक सी मुस्कान बिखर गई थी। उसे पहली मर्तबा अपनी माँ को अपने हक के लिए खड़ा होते देखकर खुशी हो रही थी। उसने हद पार की है। राना ने सीने पर हाथ बांध लिए। हद तो तुमने पार की है राना। हाथ कैसे उठाया तुमने जियाल पर? आयत का तैश बेयकीनी का रंग इख्तियार कर गया। आज तक कभी मैंने उसे नहीं मारा। मेरे तीनों बच्चों में जियाल सबसे समझदार और संजीदा बच्चा है और तुम उस पर इतना घटिया इल्जाम लगा रही हो। आयत ने पूरा दिफा किया। मम्मी बस करो। जियाल ने आयत के कंधे के गिर्द बाजू हमाइल करके रोकना चाहा। तुम आज तक मुझे जो कहती आई मैं चुपचाप सुनती रही, लेकिन आज के बाद मैं अपने बच्चों के खिलाफ एक लफ्ज़ से बर्दाश्त नहीं करूंगी। आयत फिर से गुस्से से बोली। उनकी ज़बानी कार्रवाई जारी थी। याशिम और हमदान चाचू सर झुकाए लौटी। मिस्टर खान अपने मेहमानों को लेकर जा चुके थे। मंगनी होने से पहले ही टूट चुकी थी। समझती क्या हो तुम खुद को और अपनी बेटी को? मेरे जियाल को लड़कियों की कोई कमी है क्या? आयत ने नाज से गर्दन अकड़ाई। राना ने आबरू मिलाई उसे देखा। मैं चैलेंज करती हूँ तुम्हें, इसी महीने के अंदर इसी हॉल में मैं जियाल की शादी तुम्हारी बेटी से भी ज्यादा अच्छी, ज्यादा बावकार, ज्यादा समझदार लड़की से करवा दूंगी। आयत ने चैलेंज दिया। मम्मी ये क्या कह रही हो? जियाल का सर घूम गया। मुझे और मेरी बेटी को कोई फर्क नहीं पड़ता। राना ने शाने उचकाए। स्टॉप इट राना, बस करें, ये लड़ने का वक्त नहीं है। याशिम ने फौरन उन दोनों के दरमियान आकर राना को रोका और फिर एलजना के सिमत बढ़ा। हमदान ने भी राना को गुस्सैली नज़र से देखकर कदम बढ़ाए। उन दोनों ने एलजिना को सहारा देकर उठाया और बाहर को लपके। उनके पीछे बाकी सब भी बढ़ गए। एक गलत फहमी की वजह से एक लम्हे में सबकी जिंदगियां उलट गई थी। बट हाउस का लाउंज खामोश था। दादा दादी चाचा चाची राना के साथ थे। सदीफ, आयत और वो तीन बहन भाई घर आ गए।
जियाल ने लाउंज में दाखिल होते हाथ में पकड़ा कोट वोर से फर्श पर फेंका। वो सब जो बेजारी से आगे चल रही थे सहम कर रुक गए। मम्मी, ये क्या चैलेंज देकर आई है आप? वो तैश में आया। सही कहा है मैंने, मुझसे अब और राना के तंज बर्दाश्त नहीं होते। आयत सीने पर हाथ बांधे उसके सामने आई। तो उसके लिए आप मेरी बलि चढ़ा देंगी? जियाल ने गिला किया। मैं नहीं करूँगा शादी। उसने हाथ उठाकर एलानिया तौर पर कहा। मैंने कह दिया है, बस इस हफ्ते के अंदर तुम्हारी बात पक्की हो। जायत ने जोर देते हुए कहा। मम्मी, मैं शादी नहीं करूँगा। अब की बार आवाज़ हल्की मगर मजबूत थी। एक लम्हे को कमरे की हवा रुक गई। तुम मेरी नाफरमानी करोगे? आयत ने उसे हट होने का एहसास दिलाना चाहा। मैं सिर्फ सच कह रहा हूँ, मैं किसी और से शादी नहीं कर सकता। जियाल ने बेबसी से सर पर हाथ फेरा। बस करो तुम माँ बेटे, सदीफ ने मुदाखलत की। मम्मी ठीक कह रही है भैया, अब और रुसवाई नहीं चाहिए। फुफ्फू बर्दाश्त से बाहर हो रही है। आज आप पर कीचड़ उछाला है, कल को मुझ पर और मीशाइम पर भी इल्जामत लगाएगी। समर ने सर्द मेहरी से इजाफा किया। उनसे और उनकी बेटी से छुटकारा पाने का यही तरीका है कि आप शादी कर लो। समर ने खफगी से जियाल को देखा। मुझे नहीं करनी शादी, तुम्हें शौक हो रहा है तो तुम कर लो। जियाल उस पर गुस्सा हुआ। फुफ्फू को प्रॉब्लम आपसे है, उनकी बेटी के पीछे आप पड़े हो, मैं नहीं। समर ने जवाबी कार्रवाई जारी रखी। समर, तमीज और लिहाज भूल गए हो क्या? सदीफ ने उसे डपटा। बट हाउस के लाउंज में शोर बढ़ रहा था। पापा, आप कुछ कहें मम्मी को। जियाल ने बाप की मदद चाही। ले, आज मैं तुम्हारी मम्मी के साइड हूँ। सदीफ ने अपने रुतबे का भरम कायम रखते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा। आयत, समर और मीशाइम तीनों ने बेक वक्त सदीफ को देखा था। आज तक मैं अपनी बहन की हिमायत करते आयत को नीचा दिखाता रहा हूँ, लेकिन आज समझ आया गलती सिर्फ आयत की नहीं है, राना भी कसूरवार है, खास कर तुम्हारे मामले में। सदीफ ने उसे समझाना शुरू किया। राना वक्त के साथ साथ बहुत जिद्दी हो गई है। मैंने कितनी मर्तबा उसे मनाने की कोशिश की, उसके दिल से आयत के लिए और अपने बच्चों के लिए नफरत मिटाने की कोशिश की, मगर वो कभी नहीं मानी। तो अक्सर ऐसे लोगों को मजीद समझाने की बजाय उनसे दूरी इख्तियार करने में हमारी भलाई होती है, उसने मुस्तहकम लहजे में कहा। जियाल अकेला पड़ गया था। वजह सिर्फ इतनी थी कि उसने एल्जिना से मोहब्बत की थी। जियाल, हमारी मोहब्बत का ये सिला दे रहे हो तुम? आयत की आंखें भर आई। भैया, एक लड़की के लिए पूरे घर को मत तोड़ो, मीशाइम ने भी आहिस्ता से कहा। जियाल मुस्कुराया, वो मुस्कुराहट जो हार मानने से पहले आती है। मैंने आज तक आपकी कोई बात नहीं टाली, बस इस एक बार मुझे मजबूर न करे। वो मिन्नत करने लगा। मजबूर? तुम हमें मजबूर कर रहे हो। आयत ने करीब आकर उसके रुखसार पर हाथ रखा। प्लीज बेटा, मान जाओ। आंखों में ठहरे आंसू बह गए। अगर मोहब्बत की कीमत अकेला रह जाना है तो मैं ये कीमत अदा करने को तैयार हूँ। जियाल ने सब पर एक नज़र डाली, मम्मी का हाथ हटाया और अपने कमरे के जानिब बढ़ा। मैं किसी और से शादी नहीं करूँगा, न आज न कभी। उसने गर्दन घुमाकर आखिरी फैसला सुनाया और बिना किसी का जवाब सुने सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे में चला गया। बट हाउस दोबारा खामोश हो गया, मगर रिश्तों में एक दरार पड़ चुकी थी। अगली सुबह रोशन थी, मगर उसकी आंखों पर बोझ सा था। सफ़ेद रोशनी चुभ रही थी, मशीन की बीप, दवाओं की हल्की सी खुशबू और दिल में एक अनजाना खौफ। एलेजना ने पलकें हिलाई, छत पर लगी लाइट आहिस्ता आहिस्ता वाज़े होने लगी। वो हथेलियों को बिस्तर पर जमा कर उठ बैठी। जिस्म पर चमकदार लहंगे के अस्पताल का ड्रेस था, चेहरा धुला हुआ, बाल संवारे हुए, न मंगनी की अंगूठी न कोई और जेवर। हवास अपनी जगह लौटे तो याद आया जियाल उसके सामने खड़ा था, उदास और टूटा हुआ, मगर फिर भी उसे खुशियों की दुआएं दे रहा था। उसके बाद वो दौरे के बाइस बेहोश हो गई थी और अब आंख खुली तो खुद को अस्पताल में पाया। राना उसके करीब सोफे पर बैठी थी। उसे होश में आते देखकर उसके पास आई। ज़ैनी, कैसी हो? उसने उसे प्यार से देखा। मम्मा, क्या हुआ? मैं यहाँ कैसे? उसने परेशानी से पूछा। तुम बेहोश हो गई थी। राना ने उसके बाजू पर हाथ रखकर तसल्ली दी। मंगनी, उसने खौफजदा होते सवाल किया। राना खामोश हो गई। खामोशी उसका जवाब थी। एलजिना का दिल दहल गया। इतने में दरवाज़ा खुला और याशिम अंदर दाखिल होते नजर आए। उन्होंने एक नज़र एलजिना पर डाला, फिर राना को मुखातिब किया। डिस्चार्ज पेपर बन गए हैं, मैं पार्किंग से गाड़ी लेकर आता हूँ। उन्होंने राना को देखते इत्तलाक दी। एलजिना के जानिब न देखा, नहीं हाल पूछा। उसका दिल जोर से धड़का था। याशिम उससे नाराज थे, इस बात में अब शक नहीं रहा था। अस्पताल से वापसी का सफर खामोशी से तय हुआ। शाह पैलेस में जहाँ कल तक खुशियों के गीत बज रही थे, आज खामोशी राज कर रही थी। लाउंज में दादा दादी और इबाद खामोश बैठे नजर आए। एलजना का सर शर्म से झुक गया। याशिम की बहनें और दीगर मेहमान वापस जा चुके थे। याशिम एक सोफे पर बैठकर सर सीट की पुश्त से लगा गए। पापा, आई एम सॉरी, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। एलजिना सफ़ेद कमीज शलवार पर सफ़ेद दुपट्टा सर पर लिए उनके सामने दो जानू होकर बैठी और उनके घुटने पर हाथ रखा। हम्मम, याशिम ने इतना ही कहा और रुख फेर लिया। आप सलीम अंकल से बात कीजिए, अभी आपस में एंगेजमेंट कर लेते हैं। सादगी से उसने खुश मिजाजी से सब पर नजर दौड़ाई। किसी को उसके तजवीज़ में दिलचस्पी नहीं हुई। शाह साहब भी तपे तासुरात बनाए बंद टीवी को देख रही थे। मैं कियान से बात करती हूँ।
वो समझ जाएंगे। एल्जिना ने दूसरा हल सोचा और उठकर अपना हैंड बैग तलाश करने लगी। कोई ज़रूरत नहीं है, वो लोग रिश्ता तोड़कर वापस इस्लामाबाद जा चुके हैं। याशिम पैंट की जेबों में हाथ डाले खड़े हुए। एलजना अपनी जगह जामिद हो गई। राना ने आंखें मीचकर पेशानी मसस ली। सब बर्बाद हो चुका है, अब किसी को कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है और आइंदा इस बात का जिक्र इस घर में नहीं होगा जिसकी वजह से आज हम सबके सर झुके हैं। उन्होंने एक एक लफ्ज़ चबाकर कहते हुए एल्जिना को देखा और अपने स्टडी रूम के जानिब कदम बढ़ाए। एल्जिना ने माजरत ख्वाही अंदाज में दादा दादी को देखा और पापा के पीछे लपकी। पापा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, मैं सलीम साहब से भी माजरत मांग लूंगी। एल्जना रुहासी हो गई। उसने याशिम का बाजू पकड़कर उन्हें रोका। माफ़ी मांग लेने से क्या हो जाएगा ज़ैनी? वो सीधे खड़े सामने देखते रहे। क्या बरसों का बनाया रसूख वापस आ जाएगा? लोगों की ज़बानें बंद हो जाएगी? शाह खानदान का रुतबा लौट आएगा? मुस्तफ़ा कमाल खान जैसे शख्सियत की नज़रों में टूटी इज्जत वापस बन जाएगी? सलीम साहब के साथ दोस्ती हमवार हो जाएगी? वो खसारे गिनवाने लगे और हर नुकसान के साथ एल्जिना सिद्दीकी ज़मीन में धंसती चली गई। याशिम ने उसका हाथ अपने बाजू पर से हटाया और घूमकर उसके रूबरू हुए। एल्जिना सर झुकाए नीचे देख रही थी। आंसू टप टप गिरते फर्श को भिगो रहे थे। पर मुझे उन सबसे ज़्यादा दुख इस बात का है कि तुमने मुझे जियाल के बारे में क्यों नहीं बताया। उनकी आवाज़ नरम हो गई। उन्होंने हाथों का प्याला बनाकर एल्जिना की थोड़ी कदरें ऊपर करके उसकी डब्बाई आंखों में देखा। एल्जिना का ज़ब्त टूट गया। वो छोटी बच्ची की तरह फूट फूट कर रो पड़ी। क्या मैंने बाप होने का कोई फ़र्ज़ अधूरा छोड़ दिया था? याशिम ने शिकवा किया। एल्जिना फ़ौरन सर नफ़ी में हिलाते उनके कंधे से लग गई। क्या मैं एक नहीं कई दफ़ा नहीं पूछा कि ज़ैनी क्या तुम खुश हो? क्या तुम्हें ये रिश्ता करना है? क्या तुम अपनी मर्जी से राज़ी हुई हो? शी उसका सर अपने कंधे से लगाकर इसी नरमी से पूछा था। एल्जिना सिसक गई। क्या मैंने नहीं कहा कि अगर तुम एक लफ्ज़ सिर्फ एक लफ्ज़ कह दो मैं अभी ये रिश्ता रोक दूंगा? दोबारा अपनायत से पूछा। कहा था। एल्जिना ने हामी भरी। फिर क्यों नहीं बताया? याशिम उसे साथ लिए आगे बढ़े और उसे खिड़की के पास रखे सीट पर बैठाया। उसके आंसू साफ किए और टेबल पर पड़ा पानी गिलास उठाए उसके सामने बैठे। एल्जिना ने गिलास लेकर पानी पिया। सूजी हुई आंखें बाहर धूप में तपते बैकयार्ड के गार्डन पर जमी थी। आंसू रुक गए। दिल का तूफान थम गया। कुछ लम्हे खामोशी रही, वो खामोशी जो सवाल बनकर हवा में तैरती है। याशिम उसके जवाब के मुंतजिर थी। वो कुछ संभली तो लंबा सांस लेकर गोया हुई। मैं डर गई थी पापा, आपकी खामोशी से, मम्मा के गुस्से से और इस बात से कि कहीं आपको दुख न पहुंचे। आवाज़ जुकाम ज़दा थी और लहजा टूटा हुआ। याशिम ने सर को अफसोस में जंबिश दिया। मैंने मम्मा को बताने की कोशिश की थी पर वो पहले ही तय कर चुकी थी। मुझे लगा अगर मैंने कहा तो सब टूट जाएगा, आप दोनों में तलखियां आ जाएंगी। आंखें फिर से भर आई। मैंने सोचा शायद वक्त के साथ दिल मान जाएगा और शायद आप दोनों खुश हो जाएंगे। वो फीका मुस्कुराई। और तुम खुश हो जाती? तुम कहाँ थी इस फैसले में? याशिम ने गहरा सांस लिया। मैंने खुद को इस फहरिस्त में रखा ही नहीं था। मुझे लगा मेरी खुशी सानवी है। एल्जिना अपने आप हंसी। याशिम ने लंबा सांस खारिज करते सर नफ़ी में हिलाया। बेटा, बाप की खामोशी कमजोरी नहीं होती, ये वो जगह होती है जहाँ औलाद बेखौफ आकर बोल सकता है। याशिम ने हिम्मत देने उसके हाथ के पर थपथपाया। काश मुझे ये पहले पता होता। उसने उनके हाथ पर अपना हाथ रखा। अब वादा करो कि आइंदा कोई फैसला खुद को मार कर नहीं करोगी। मुझे सच बताओगी, चाहे वो कड़वा ही क्यों ना हो। याशिम ने शेरनी के साथ सख्ती माइल लहजे में हाकिमियत से कहा। वादा है पापा। उसने इत्मीनान दिया। याशिम ने उसके वादे पर यकीन किया। जिंदगी कभी आसान नहीं होती, उसे आसान बनाया जाता है अपनायत से, खुलूस से, प्यार से और बर्दाश्त से। और ऐसे लोगों को तो ख़ास तौर पर संभाल कर रखना चाहिए जिनसे आप मदद का हाथ तलब करें तो वो अपना दिल पेश करे, क्योंकि ऐसे लोग किस्मत से मिलते हैं और किस्मत बार बार मेहरबान नहीं होती। एल्जिना पर भी किस्मत ने ये मेहरबानी की थी कि सौतेले बाप के रूप में ही सही उसे मुखलिस इंसान मिला था। दिन बासी पड़ रहा था जब आयत नफीस से ड्रेस में तैयार होकर कमरे से बाहर आई। जियाल रात से कमरे से बाहर नहीं निकला था जब उसके लिए परेशान थे। ऐसे में आयत को इतना तैयार देखकर हैरान हुए। वह छोटे कटे बाल, खुले छोड़े ग्लासेस आंखों लगाते लाउन से गुजरते हुए रुक गई। मैं जियाल के लिए लड़की देखने जा रही हूँ, किसी ने साथ आना है तो बता दे। उसने मुड़कर सास, ससुर, शौहर, देवर, बच्चे सब पर एक नज़र डाली। पर भैया ने तो इनकार कर दिया है। मिशाइम ने उठकर सवाल किया। अभी गुस्से में है, 1-2 दिन तक मान जाएगा, पर मुझे इसी महीने में उसकी शादी करवानी है, इसलिए अभी से लड़की की तलाश शुरू करनी होगी ना। आयत ने ग्लासेस बालों में गुजार कर सर पर रखते हुए वजाहत दी। आयत, क्या कर रही हो बेटा? पहले राना एल्जिना के साथ जबरदस्ती कर रही थी, अब तुम जियाल के साथ कर रही हो। ये ठीक नहीं है, बाबा ने प्यार से समझाया। हाँ आयत, अगर तुम्हें जियाल की शादी करानी है तो एल्जिना से करा दो। दोनों बच्चे वैसे भी एक दूसरे से प्यार करते हैं, यह ना इंसाफी है। आतिरा बेगम ने दूसरी तजवीज़ दी। ये बात सुनकर समर का गला खुश्क होने लगा। वो तेजी से अपनी जगह से उठा। ना इंसाफी तो राना फुफ्फू ने की है दादू। सबके सामने पहले जियाल के किरदार पर वो उंगली उठाई,
फिर उन्हें थप्पड़ मार कर हम सब की तजलील की, और अब मम्मी जाकर उन्हीं के पैरों में गिर कर उनकी बेटी का रिश्ता मांगे। होना मेरा नहीं ख्याल हमें अपना वकार इतना गिराना चाहिए, जबकि एल्जिना तो खुद भैया को रिजेक्ट कर चुकी है ना मम्मी? समर ने बातों को तरतीब देकर आयत के जानिब देखा। समर, ये हम बड़ों का मामला है, हम देख लेंगे। सदीफ ने बेटे को अपने माँ बाप के सामने बोलने पर टोका। आयत सोच में पड़ गई। समर की बातों का तीर सही जगह लगा था। मेरी नज़र में जियाल के लिए एल्जिना से ज्यादा अच्छी लड़कियां हैं, और प्यार मोहब्बत का क्या है, नादानी में हो गया है जियाल से। एक दफा शादी हो जाए, प्यार बीवी से भी हो जाएगा। आयत वापस पलटी और गिलासेस आंखों पर रखते पोर्च में निकल गई। पीछे बैठी पूरी फैमिली ने हंकारा भरी और उठकर अपने अपने कमरों में चले गए। मीशाइम तुम तासुरात बनाए समर के पीछे आ गई, जिसके दांत अंदर ही नहीं हो रहे थे। समर, ये तुम ठीक नहीं कर रहे। मीशाइम उसके सामने आकर गुस्से से बोली। क्या ठीक नहीं कर रहा? वो अनजान बना। मम्मी को भैया के लिए कोई और लड़की ढूंढने की ये जो तरगीबात दे रहे हो ना, ये ठीक नहीं कर रहे। मीशाइम ने अपना जुमला दोहराया। मैं भैया की जिंदगी संवार रहा हूँ, एल्जिना उनके लिए सही नहीं है। समर ने उसे कायल करने दूसरा पैंतरा आजमाया। ऐसा करके तुम उनकी जिंदगी संवार नहीं रहे, बिगाड़ रहे हो। मीशाइम दलाइल देती रही। जिंदगी बिगाड़ वो राना देगी, भैया की भी और हमारी भी। समर ने दांत पीसे। तुम इतने मतलबी और खुद गरज कब से हो गए हो? मीशाइम ने बेयकीनी से उसे देखा। तुम ज्यादा होशियारी मत दिखाओ, वरना भैया के साथ साथ तुम्हें भी किसी के पल्ले बांधकर यहाँ से रवाना कर दूंगा, समझी? उसने तैश में आते मीशाइम का बाजू दबोचा। समर छोड़ो। आह, वो करा उठी। समर ने गर्म सांस खारिज कर उसे परे किया। मीशाइम आंसुओं से लबरेज सुनहरी आंखें लिए बाजू सहलाते उसके कमरे से निकल गई। समर ने लब भींच लिए थे। ज़ोहर के बाद जिंदगी मामूल पर आने लगी, मगर एल्जिना के लिए अब कुछ पहले जैसा नहीं रहा था। बहुत से रवैये बदल गए थे। पापा ऑफिस जा चुके थे और मम्मा ज़ोहर के बाद आराम करने लेटी थी। अपनी सोचों से निकलने की कोशिश करते हुए थोड़ी देर सुस्ताने टेरेस पर आ गई। टेरेस पर हवा चल रही थी। रेलिंग के पास खड़ी नीचे सड़क को देखने लगी, जहाँ जिंदगी रवां थी, मगर उसके अंदर कुछ ठहर गया था। उसके जहन में एक तस्वीर उभरी। मंगनी का दिन, कियान बैंड बाजा, हंगामा, फिर बेहोश, और वो लम्हा जिसके बाद हर चीज बदल गई। वही शख्स जिससे कभी सबसे ज्यादा मोहब्बत थी, अब दिल को भारी लगने लगा था। उसे जियाल पर शदीद गुस्सा आया। मोहब्बत भी कभी कभी लख्म बन जाती है, उसने दिल में कहा। तभी उसकी नजर नीचे गई। घर के गेट के बाहर वो खड़ा था, खामोश और इंतजार में। एल्जिना की आबरू फैल गए। उसके सीने में गुस्सा भड़क उठा, वो गुस्सा जो आंसुओं से ज्यादा खतरनाक होता है। ये यहाँ। वो तेजी से भागी, सीढ़ियां उतर कर लाउंज में आई, फिर पोर्च और लॉन क्रॉस करके गेट के बाहर निकली। आप यहाँ क्या कर रही हो? वो नंगे पैर ही गली क्रॉस करके जियाल के सामने गई। जियाल ने एक लम्हा उसे देखा। वो बदली हुई थी और थकी हुई भी। मैं बस ये जानना चाहता था कि तुम ठीक हो। जियाल फिक्रमंद नजर आया। थका और हारा हुआ तो वो भी था, मगर उसका हाले दिल कौन पूछता। वो हंस पड़ी, खोखली हंसी थी। ठीक, आपने सब कुछ देख लिया था ना? फिर भी ये सवाल गुस्सा बरकरार रहा। वो एक कदम आगे बढ़ी। आपकी मौजूदगी हर चीज को मुश्किल बना देती है, हर याद दोबारा जिंदा हो जाती है। दिल में टेस सी उठी। मैंने तुम्हें कभी तकलीफ देने का नहीं सोचा। जियाल की आवाज धीमी थी हमेशा की तरह। मगर दी है, अनजाने में ही सही, मगर दी है। सिर्फ मुझे नहीं, मेरी माँ, पापा को, सबको। उसने गहरा सांस लिया। जैनी, अब तो सब खत्म हो गया है, कोई रिश्ता बाकी नहीं रहा। अब कौन सी रुकावट है? जियाल ने प्यार से राय रखी। वो उसके करीब आया। एल्जिना रुक गई। शौक से दिल घबराने लगा। चलो शादी कर लेते हैं, खामोशी से, सादगी से, बस तुम और मैं, उसने इल्तिजाई अंदाज में कहा। एल्जिना ने आहिस्ता से सर उठाया। आंखों में गुस्सा नहीं था, हैरत और थकन थी। इतना सब कुछ होने के बावजूद आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हो जियाल? जब से मम्मा और पापा की नजरें जमीन पर झुकी, मेरे दिल में हर रिश्ता मर गया। गुस्सा फिर से तेज होने लगा। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, मैं तुम्हारी जान बचा रहा था। जियाल को उसका गुस्सा बेजा लगा। तो ना बचाते। वो अफसुर्दा हो गई। जान बचा ली, मगर मोहब्बत रुस्वा कर दी। उसने दिल की तकलीफ को रोकने लब भींच लिए। एक मौका, बस एक मौका। और जियाल ने मिन्नत की। लड़की की आंखें भर आईं, मगर आवाज मजबूत रही। इतना सब होने के बाद मैं आपसे शादी नहीं कर सकती, और ना ही कोई ताल्लुक रख सकती हूँ। उसने इनकार किया। तुम समझ नहीं रही जैनी, मम्मी ने मेरी शादी कराने की जिद पकड़ ली है, और मैं तुम्हारे अलावा ये मकाम किसी और को नहीं दे सकता। वो असल मकसद पर आया। अब तो मामी मुझे कभी कबूल नहीं करेंगी, और मेरी मम्मा तो आपका नाम सुनना भी बर्दाश्त नहीं करती। अब तो मेरा और आपका रिश्ता कभी नहीं हो सकता। एल्जिना ने दूसरा मंतिक समझाया। हम उनके दरमियान शादी नहीं करवा रहे, हम एक दूसरे से शादी करेंगे। जियाल ने उसके मंतिक को रद्द किया। तो फिर आओ, सब छोड़ देते हैं। जियाल की आंखों में जुनून आ गया। क्या? एल्जिना चौंक गई। हम घर से चले जाते हैं, नया शहर, नई जिंदगी, जहाँ कोई हमारी खुशियों का दुश्मन न हो। हम मेलबर्न में ही सेटल हो जाएंगे। जियाल ने राह फरार बताते उसे नए ख्वाब दिखाए। एल्जिना सदमे में मुब्तला हो गई। जारी है नावल नदामत पार्ट 2। पलवशा साफी, किस्त नंबर 27। तुम पागल हो गए हो।
माँ बाप को छोड़कर मोहब्बत नहीं बचती, बद्दुआ मिलती है। एल्जिना बेयकीनी की इंतहा पर थी। डॉक्टर जियाल बट ऐसी बात भी कर सकता है, उसके गुमान में न था। और माँ बाप की खुशी के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर देना, ये कौन सा इंसाफ है। वो जच हो गया। तुम मुझसे भागने को कह रहे हो, और मैं वो लड़की नहीं जो माँ बाप की इज्जत पीछे छोड़ आए। एल्जिना ने सर नफी में हिलाया। पहले ही मेरी वजह से सबकी बहुत बदनामी हो गई है, अब दोबारा नहीं। उसने ठोस तासुरात बनाते हतमी फैसला सुनाया। जियाल ने सर हाथों में गिरा लिया। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर वो आहिस्ता से बोला, मैं तुम्हें फिर से खोना नहीं चाहता। मोहब्बत इंसान को इतना मजबूर भी कर सकती है। उसे यकीन नहीं आ रहा था। एल्जिना ने नजरें उठाईं, आंखों में फैसला था। और मैं आपको आपकी फैमिली से महरूम नहीं करना चाहती। प्लीज जियाल, बस कर दो। मान जाओ, हमारा मिलन नहीं हो सकता। उसने हाथ जोड़े। नहीं मान सकता। अभी हारा तो मम्मी के आगे भी हार जाऊंगा। उसने गुस्सा जब्त करते हवा में मुक्का मारा। तो क्या हो जाएगा, वो आपकी शादी करा देंगी। फाइन कर लो, एक नहीं 4 कर लो, पर मुझे बख्श दो। वो तैश में आते चिल्लाई, मुझे बहुत खुशी होगी, बल्कि मैं आपकी शादी में सबसे ज्यादा नाचूंगी। मेरी जान छूट जाएगी आपसे। तंग आ गई हूँ मैं अब, जब से आप मेरी लाइफ में आए हो। मेरा चैन, सुकून सब बर्बाद हो गया है। मुझे चैन से जीने दो, प्लीज जस्ट लीव मी अलोन। वो बिलक कर रो पड़ी। तुम यही चाहती हो, वो आखिरी मर्तबा बोला। हाँ हाँ, मैं यही चाहती हूँ, वो जोर देते हुए जवाब दे हुई। ठीक है, तुमने मुझे इतना तोड़ दिया है कि अब मेरा खुद पर से भरोसा ही उठ गया। पहले भी तुम्हारी खुशी के लिए पीछे हटा था, अब भी तुम्हारी खुशी के लिए हट रहा हूँ। सियाल ने दिल मुट्ठी में जकड़ लिया। एल्जिना का दिल डूबने लगा, मगर बेतासुर रही। हम दोनों जैसी बहुत से लोग मिलेंगे, बातों में, लहजों में, आदतों में, हर जगह अपनी झलक महसूस करेंगे, मगर अफसोस हम दोनों नहीं मिलेंगे। वह एहसास, वो समझ, वो खामोश तस्लीम जो सिर्फ हमारे दरमियान थी, वो किसी और में नहीं होगी। जियाल फीका हंसा। इस पर मकाम अफसोस यह है कि हम तमाम उम्र एक दूसरे की खुशबू से नावाकिफ रहेंगे, एक दूसरे की मौजूदगी को दूर से महसूस करते रहेंगे, मगर करीब आकर भी जनबी बने रहेंगे। आज से, इस वक्त से मर गया वो जियाल जिसने एल्जिना से जान निसार मोहब्बत की थी। उसने अकीदत पेश करते सर को खम दिया, दायां हाथ पेशानी तक ले जाकर झटका और विदा लेते मुड़कर चल पड़ा। उसके कदम दूर होते गए, मगर एल्जिना वहीं खड़ी उसे आंखों से ओझल होने तक तकती रही। उस रोज हवा तेज थी, मगर उसके अंदर एक फैसला खामोशी से बैठ गया था। मोहब्बत अब नफरत नहीं थी, बस एक याद बन गई जो वक्त के साथ मध्यम हो जाएगी। महबूब के रूप में वो उनकी आखिरी मुलाकात थी। ताहले शादमान की इन्वेस्टिगेशन जोर पकड़ रही थी। एक तरफ उसने अपनी टीम डॉक्टर शहरोज की लोकेशन मालूम करने लगा दी, और दूसरी तरफ खुद इंस्पेक्टर आहिल के पीछे लग गया। वह आम से कमीज शलवार पहने लियारी के उस दहशत भरे खित्ते में दाखिल हुआ। सबसे पहले एक चाय की छोटी सी दुकान देखी। चचा एक इंस्पेक्टर था, अक्सर यहाँ आता जाता था। हमारे भी कुछ खुफिया काम अधूरे छोड़कर भाग गया है। आपने उसे देखा? शादमान ने इस चाय होटल के बूढ़े मालिक को आहिल की तस्वीर दिखाई और झूठी कहानी सुनाई। चचा ने अव्वल सर का पैर इस नौजवान को देखा, फिर मशकूक अंदाज में सर नफी में हिलाया। शादमान ने उसे शक में मुब्तला होते देखकर पतली गली से निकलना बेहतर समझा। वो बूढ़ा चचा उसकी चाल ढाल देखने होटल से बाहर आकर उसे देखता रहा। दूसरे गली जाकर उसने एक और दुकान से वही सवाल पूछा। हाँ, काफी अरसा पहले आया था, 2 और आदमी भी साथ थे, कोरंगी जाने की बात कर रहे थे। इस दुकानदार ने सोचते हुए तफसील बताई। 2 लोग, सादा कपड़े, रात कोरंगी। शादमान उसकी तफसीलात नोट करता गया। इस भूखे आदमी से डिटेल्स लेकर वो आगे बढ़ा। उसे इलाके के कोने में एक पुराना चेक पोस्ट देखा। अंदर बैठे हवलदार को उसने अपनी असली पहचान बताई, और शायद यही उसकी गलती साबित होने वाली थी। सर, हमने एक पुलिस गाड़ी देखी थी, मगर नंबर प्लेट नहीं था, और गाड़ी खाली नहीं थी, और भी लोग थे। हवलदार ने उसे सरसरी सी तफसील बताई। शादमान ने सर को खम तो दिया, मगर उसे हवा में खतरा फैलता हुआ महसूस हुआ। उसने फिल वक्त वहां से निकलना बेहतर समझा। वो तेजी से मेन रोड पर आया और गाड़ी चला दी। वो सड़कें बदल बदल कर अलग अलग रास्तों पर गाड़ी दौड़ाता अदालत आया और एल्जिना के ऑफिस में छिप गया। दूसरी तरफ एडवोकेट वली खान का ऑफिस में एडवोकेट एट लॉ नाम छोटे हरूफ में लिखा गया था, क्योंकि उसकी शोहरत को तारुफ की जरूरत नहीं थी। केबिन अंदर दाखिल होते ही हवा में चमड़े, पुरानी फाइलों और सिगार की हल्की खुशबू बसी होती है। दीवारों पर हाई प्रोफाइल केसेस की अखबारी कटिंग्स, मशहूर मुजरिमों की बरियत की सुर्खियां, फ्रेम में बंद अदालती नोट्स जैसे ट्रॉफियां हों। एक कोने में कानून की मोटी किताबें सबसे निकम्मत एमली से रखी गई है, वही किताबें जो झेज से ज्यादा वकील को याद होती है। एक दीवार पर कोई सर्टिफिकेट नहीं, सिर्फ एक फ्रेम में लिखा जुमला, कानून सच नहीं देखता, सबूत देखता है, और सबूत बनाए भी जाते हैं। ये जुमला इस माहिर वकील की सोच का खुलासा था। इबाद शाह उसके केबिन में दाखिल हुआ, कमर और चेहरा सीधा, न खौफ न यकीन, बस बेजारी छाई रही। वली खान ने सर उठाकर उसे देखा। होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, उसकी मखसूस शिकारी की मुस्कुराहट। मिस्टर इबाद शाह, राइजिंग स्टार अवार्ड विनर, यूथ फेवरेट। वली ने उसकी बायोग्राफी दोहराई। इबाद ने एक नज़र उसे देखा और फिर रुख फेर किया। चेहरा फेर लेने से हकीकत छिप नहीं जाएगी। इबाद शाह, चलो अब जल्दी से बोलना शुरू करो।
तुम्हारी ये फाइल डॉक्टर रूहाइमा के पास क्या कर रही थी? वली खान प्रोफेशनल अंदाज में हुक्म सादिर करते सीट की पुश्त से टेक लगा गया। मैं अपने वकील के बिना कुछ नहीं बोलूंगा। इबाद ने दिफाई बंद बनाना चाहा। तुम्हारा वकील मतलब मिस सिद्दीकी? उसे तो मैंने इजाजतनामा भिजवाया था और उसने साइन भी किया है। वली ने मसरूर होते वो पेपर उसके आगे किया। वो नहीं, कोई और। इबाद के आबरू मिल गए। पापा दूसरा वकील देखने गए हैं, उसने झिझकते हुए वजाहत दी। वली खान ने महजूज होते आबरू उचकाए। घर में वकील होते हुए दूसरा वकील। उसने हाथ बढ़ाकर कोर्ट नोटिस वापस अपनी जानिब खिसकाया। खैर, ये तुम लोगों का घरेलू मामला है, मुझे तुम्हारे फैमिली मैटर्स में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो उठकर टेबल के साइड से गुजर कर दूसरी सिमत आया, ब्लैक कोट का बटन बंद किया और चेयर के हैंडल पर हाथ जमाकर इबाद के चेहरे के सामने झुका। इबाद बेख्तियार पीछे को हो गया। ये मेरी रियासत है मिस्टर राइजिंग स्टार, यहाँ तुम्हारा सो कॉल्ड सोशल मीडिया पावर नहीं चलेगा। अब सीधी तरह बोलना शुरू करो, वरना तुम्हारे वकील के आने तक न तुम बोलने के काबिल बचोगे और न किसी को मुंह दिखाने के। वली खान ने गहरी सियाह आंखें छोटी करके उसकी आंखों में गड़ी। इबाद ने थूक निगल कर गला तरकिया और सर को जंबिश देते बोलने के लिए राजी हुआ। गुड बॉय। वली ने उसका गाल थपथपाया और सीधा होकर वापस अपनी जगह पर आ गया। मैं उनसे मिला था 1 साल पहले। इबाद ने खोंखारते हुए बोलना शुरू किया। वली खान ने कोहनियां टेबल पर टिकाए, हाथ बाहम मिलाए, ठोड़ी मुट्ठी पर रखी और पूरी तवज्जो इबाद पर मरकूज कर दी। ज़ाबाद का माजी 18 साल की उम्र, वो उम्र जिसमें ख्वाब बेकाबू होते और खौफ खामोश। उसका नाम इबाद याशिम शाह था, मगर दुनिया उसे उसके यूज़र नेम से जानती थी। टिकटॉक पर लाखों फॉलोअर्स, इंस्टाग्राम पर वेरीफाइड बैच और हर वीडियो पर हजारों दिल। सुबह उसकी आंख अलार्म से नहीं, नोटिफिकेशन की बारिश से खुलती। तुम बहुत प्यारे हो मेरे लिए, एक वीडियो बना दो, तुमने में मेरी जिंदगी बदल दी। वो मुस्कुराता, कैमरा ऑन करता, फिल्टर लगाता और चंद सेकंड में वही स्वागर बन जाता जिसे लोग देखना चाहते थे। शहर की वो शाम सुनहरी रोशनी में नहा रही थी और इबाद रूफटॉप पर खड़ा था। हवा नरम चल रही थी, उसके बाल थोड़े बहक रहे थे। बस मंजर में शहर की लाइट्स धुंधली मगर चमकदार नजर आ रही थी। इबाद ने सफ़ेद शर्ट के बटन थोड़े खुले रखे और सियाह जीन्स पहने थे, जो उसके मुतवाजिन जिस्म पर बिल्कुल जच रहे थे। महंगा परफ्यूम उसके गिर्द खुशबू बिखेर रहा था और हर चीज़ उसी की शख्सियत के मुताबिक खुश, बेफिक्र और मुकम्मल कॉन्फिडेंट। कैमरा दूर से आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ आ रहा था। इबाद ने मुस्कुराकर परफ्यूम की बोतल हाथ में उठाई। रोशनी में बोतल हल्की सी चमक के साथ घूमी। उसने परफ्यूम स्प्रे किया और कैमरा स्लो मोशन में उसके बाल, हरकतें और रूफटॉप के नर्म रोशनियों को कैप्चर कर रहा था। शहर की स्काईलाइन ने पूरे मंजर को हाई क्लास टच दिया। इबाद ने थोड़ा सा रुख बदल कर साइड गिलांस दिया और हल्की मुस्कुराहट के साथ बोले, अपना हुस्न पहचानो। ये वीडियो सिर्फ परफ्यूम की प्रमोशन नहीं थी, बल्कि इबाद शाह की शख्सियत, उसके कशिश और आला मेयार की जिंदगी की झलक थी। फॉलोअर्स और ब्रांड्स के लिए वो परफेक्ट कॉम्बो था। हुस्न, कॉन्फिडेंस और स्टाइल सब कुछ मौजूद था। शूट मुकम्मल करके वो कैमरे के सामने से हटा और फौरन मुंह बनाते हुए शर्ट उतारी। उसकी नाक में इस परफ्यूम की स्मेल से जलन हो रही थी। कैसी बकवास परफ्यूम की प्रमोशन लाए हो? इबाद ने मुंह भसोरा। सर, कीमत तो अच्छी है ना, 15 सेकंड वीडियो के 4 लाख दे रहा है। हमें परफ्यूम से क्या काम, घर जाकर नहा लेना। मुतवस्सित उम्र के मैनेजर ने उसे असलम मकसद बताया। और ये शर्ट जला देना। उसने जवाबी अंदाज में जबड़े सख्त किए। जरूर जनाब। मैनेजर हामी भरते उसे पानी पिलाने लगा। इबाद शाह ने छतरी तले लगे सीट पर बैठकर मेकअप मैन को बुलाया और उसके हाथ में पकड़े आईने में अपना अक्स देखते बाल संवारे। कैमरे में वो खुश, पुरकशिश और बेफिक्र नजर आ रहा था। शहर की रोशनी, रूफटॉप की हवा, सब कुछ हसीन और पुरकशिश लग रहा था, लेकिन हकीकत कुछ और थी। वीडियो अपलोड होते ही इनबॉक्स में नोटिफिकेशंस की बारिश शुरू हो गई। हर कमेंट, हर लाइक, हर शेयर इबाद के स्टाइल और बेफिर चार्म को सेलिब्रेट कर रहा था। ग्रेट जॉब। एड के डायरेक्टर ने उसे सराहा और चेक देते हुए तारीफ कर दी। थैंक यू। इबाद मशकूर हुआ। चेक थाम कर मैनेजर को थमाया और वहां से रवाना हो गया। कार में फैलकर बैठा और टिकटॉक खोल लिया। यही उसका लाइफ स्टाइल था। टिकटॉक इबाद की पहचान था। यही वह जगह थी जहां वो इबाद से स्टार बना। ट्रेंडिंग वीडियोस पर लिप सिंक वीडियोस, उदास शामों में खामोश आंखों से बात करती वीडियोस, कभी खानवादा और दोस्तों के साथ मुख्तसर रियल फीलिंग के लिए वायरल होने वाले जुमले। मशहूर होना आसान है, खुद को बचाना मुश्किल। हर वीडियो में सादा कपड़े, नर्म लाइटिंग, आंखों में उदासी प्लस हल्की मुस्कुराहट, कमेंट्स में हजारों आवाजें, काश आप हमें जानते, आप जैसे लोग कम होते हैं, सिर्फ आप ही समझते हैं। इबाद सब पढ़ता था लेकिन जवाब कम देता था, क्योंकि ज्यादा करीब आना उसे डराता था। ऐसे ही इंस्टाग्राम उसका कंट्रोल रूम था। यहाँ वो जज्बात कम और इमेज ज्यादा संभालता था। रोजाना स्टोरीज, कॉफी कप, खिड़की, सड़क, गाने। हफ्ते में 3 पोस्ट, ब्रांडेड, फिल्टर, परफेक्ट कैप्शन, छोटे मगर गहरे। साइलेंस अल्सो स्पीक्स। फॉलोअर्स के साथ किया सेशंस, रात गए लाइव सेशन, डी एम्स हजारों, मगर कुछ ही वो जिनका जवाब देता। टिकटॉक और इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स की यही तो जिंदगी होती है। घर आकर उसने सबसे पहले शावर लिया, खुला ट्राउजर और टी शर्ट पहने।
गीले बाल बिखरे छोड़े और बेड पर नीम दराज लेट गया। हर हाथ में एक डिवाइस, हर आंख में स्क्रीन की रोशनी और हरदम नोटिफिकेशन की आवाज़। राना ने दरवाज़ा खोला और प्यार से मगर थोड़ी फिक्र के साथ उसे मुखातिब किया। बेटा, ये मोबाइल छोड़ दो, थोड़ी देर के लिए आराम करो, ज़िंदगी सिर्फ स्क्रीन में नहीं है। वो उसके लिए ताज़ा सेब का जूस निकाल कर लाई थी। मम्मा, ये मेरा काम है, मैं सोशल मीडिया और वीडियोस के बगैर नहीं रह सकता। इबाद ने बगैर सर हिलाए मोबाइल से नज़र हटाई और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा मैं समझती हूँ ये तुम्हारे लिए ज़रूरी है, लेकिन तुम ज़्यादा वक्त मोबाइल में गुजार रहे हो। तुम्हारी ज़िंदगी बाहर और भी खूबसूरत है, सिर्फ ऑनलाइन नहीं। मम्मा ने आह भरी और बेड पर बैठकर उसके करीब आ गई। मैं जानता हूँ, लेकिन ये मेरा काम है और मैं उसे एंजॉय भी करता हूँ। कभी कभी काम और मज़ा दोनों साथ चलते हैं। इबाद ने सर हिलाया, फिर थोड़ी शरारत भरी मुस्कुराहट के साथ कहा और मम्मा के हाथ से जूस का गिलास लेकर पीने लगा। मम्मा नर्म अंदाज में उसके बिखरे बाल संवारे, दिल में उसकी हिफाजत की फिक्र करते हुए बोली, ठीक है बेटा, पर इसमें इतना मत खो जाना कि मम्मा को भूल जाओ। वो लाड करते हुए खफा हुई, एब्सोल्युटली नॉट मम्मा, माँ को कोई भूल सकता है क्या? इबाद ने राना के गिर्द बाजू हमाइल किए। राना ने हंसते हुए सर हिलाया और खाली गिलास लेकर कमरे से निकल गई और इबाद फिर से मोबाइल में डूबा गया, काम और खुशी दोनों को साथ साथ चलाने की कोशिश करते हुए। दूसरी तरफ नुमेरा 17 साल की आम सी लड़की थी, मामूली सी जिंदगी, दरमियाने तबके के घर से ताल्लुक। वह न तो किसी बड़े स्कूल की शहजादी थी, न किसी आला खानदान की बेटी। उसकी जिंदगी आम सी थी, रोजाना स्कूल, घर के काम और कभी कभार दोस्तों के साथ वक्त गुजारना। लेकिन दिल में एक छिपी हुई दुनिया थी, एक राज, एक जज्बा जो वो किसी से शेयर नहीं करती थी। वो अक्सर मोबाइल पर बैठकर टिकटॉक देखती और उस दिन से जब उसकी नज़र इबाद पर पड़ी सब कुछ बदल गया। शाह स्वेगर का ओनर इबाद शाह, वो हैंडसम, खुशमिजाज और अमीरजादा टिकटॉक स्टार जिसकी हर वीडियो वायरल होती, हर स्टाइल और मुस्कुराहट में कशिश थी। नुमैरा ने पहली बार उसे देखा तो दिल में कुछ अजीब सा एहसास जागा, एक यकतरफा क्रश, ऐसा क्रश जो दिन भर उसके दिमाग में घूमता, उसके हर ख्याल में, हर वीडियो में रहता। नुमैरा आम थी, मगर उसकी हिस्से मज़ा और नर्म दिल उसे अलग बनाती थी। वो शायद नहीं जानती थी कि ये क्रश उसे किस हद तक ले जाएगा, लेकिन इस लम्हे के लिए इबाद की हर मुस्कुराहट उसकी दुनिया थी। याशिम और राना की जिंदगी खुशहाल चल रही थी। याशिम, राना और इबाद जिंदगी इन्हें तीनों नाम के गिर्द थी। शब साहब के इंतकाल के बाद राना का बट हाउस जाना तो बिल्कुल ख़त्म ही हो चुका था, और एल्जिना कहाँ थी, ये उनके हर अजीज़ व अकारिब के लिए पहली बन गई थी। इबाद की ज़िंदगी घर और शूट के गिर्द ही बसती थी। घर में अपने टिकटॉक और इंस्टाग्राम के लिए वीडियोस बनाना और शूट पर ब्रांड्स की प्रमोशन करना, जिनमें से आधे से ज़्यादा लाइन सिर्फ झूठ की बुनियाद पर कहे जाते। उस रोज़ भी उसकी एक और मशहूर टिकटॉकर अंजिश के साथ क्लॉथ कलेक्शन की शूट थी। बड़े से लॉन में शूटिंग का इंतजाम था, सफ़ेद पर्दे, कैमरे, लाइट्स और इर्द गिर्द स्टाफ की चहल पहल। इबाद सियाह रंग के नफीस लिबास में मलबूस था, बाल सलीके से बने हुए, चेहरे पर हमेशा वाली बेफिक्र मुस्कुराहट। उसके सामने अंजिश खड़ी थी, हल्के रंग के जदीद लिबास में, पूरे एतमाद के साथ उसके कंधे पर हाथ रखे। इबाद जरा सीधा खड़े हों और मुस्कुराएं। फोटोग्राफर ने कैमरे के लेंस को फोकस करते हुए कहा। इबाद ने हल्की सी मुस्कुराहट दी, जैसे ये सब उसके लिए रोज का काम हो। हर क्लिक के साथ फ्लैश चमक जाता और फिर उन्हें पोज बदलने के लिए कहा जाता। यूं 1 घंटा उनका फोटो सेशन चलता रहा। कभी दोनों साथ खड़े होते, कभी चलते हुए फ्रेम बनता, कभी इबाद हल्के अंदाज में बाजू मोड़कर खड़ा होता, कभी अंजिश उसके सामने होती और इबाद उसे देख रहा होता। इबाद के सामने आयान पूरा परफेक्ट था, पुरएतमाद, खुशमिजाज और दिलकश, जबरदस्त, यही शॉट चाहिए था। आखिरी क्लिक पर फोटोग्राफर ने सदा लगाई। शूट के दौरान इबाद कभी अंजिश से हल्की बात करता, कभी मुस्कुरा देता और उनकी एक दूसरे के साथ घुल मिलकर हंसती हुई तस्वीर बन जाती। शूट मुकम्मल करके वो दोनों स्क्रीन के करीब आए और अपनी तस्वीर देखने लगे। आप तो कैमरे के सामने बिल्कुल मुख्तलिफ लगते हैं, बहुत आसानी से सब कर लेते हैं। अंजिश ने इबाद की तारीफ कर दी। आदत हो गई, बस कैमरा ऑन हो तो सब खुद ही ठीक लगने लगता है। इबाद ने मगरूर अंदाज में शाने उचकाए। शूट खत्म होते ही लाइट्स बंद हो गई। फोटोग्राफर और स्टाफ अपने अपने काम में लग गए। अंजिश अपने सोलो नुमाइश में लग गई। इबाद ने जैसे ही कैमरे के सामने से कदम हटाया, उसके चेहरे का तासुर बदल गया। उसने कमीज के कॉलर को झटका दिया और नागवारी से सांस ली। ये क्या कपड़े थे, सच में पहनने के काबिल भी नहीं है। उसने हूँ किया, गर्दन पर बार बार खुजली हो रही थी। मैनेजर फौरन करीब आया। इबाद, ब्रांड काफी बड़ा है और पेमेंट भी अच्छी है, उसने सरगोशी में कहा और उसे भी आवाज हल्की रखने की तलकीन की। पेमेंट अपनी जगह, मगर मयार नाम की भी कोई चीज होती है। कैमरे के सामने तो मैंने खूब तारीफ कर दी, मगर हकीकत में ये कपड़ा 1 घंटा भी बर्दाश्त नहीं होता। उसने तल्ख मिजाजी से सर ठटका। अंजिश अपनी टिकटॉक वीडियोस बनाकर उसके पास आई। इबाद, चलो 1-2 तस्वीरें बना लेते हैं, शूट के बाद वाली। अंजिश ने उसे हाथ से पकड़कर खड़ा किया। हाँ बना लो, लोग यही सब ज्यादा देखते हैं। वो बेबाकी से हमरा चलते हुए बोला। वो दोनों करीब खड़े हो गए, कभी हंसी, कभी हल्की बात, कभी मोबाइल स्क्रीन की तरफ देखकर तस्वीर। सब कुछ बिल्कुल आम था, मगर देखने वालों के लिए ये खास बनने वाला था।
तस्वीरों के बाद चंद वीडियोस भी बनाई। इसी जगह बैठे बैठे एडिट हुई और कुछ देर बाद दोनों ने वही तस्वीरें और छोटी वीडियोस अपने अपने अकाउंट्स पर लगा दी। न कोई वजाहत न कोई तफसील, बस एक मुस्कुराहट, एक फ्रेम, और फिर तस्वीरें आग की तरह फैलने लगी। लोगों ने खुद ही कहानियां बनाना शुरू कर दी। दोनों बहुत करीब लग रहे हैं, क्या ये एक दूसरे के साथ है, लगता है दोनों का कुछ चल रहा है। कुछ ने तारीफ की, कुछ ने सवाल उठाए और कुछ ने तो फैसला भी सुना दिया कि बादशाह अब किसी के साथ ताल्लुक में है। उधर इबाद मोबाइल हाथ में लिए ये सारे कमेंट्स और तबसरे पढ़ रहा था। वो हल्का सा हंसा। लोगों को बस एक तस्वीर चाहिए, फिर वो खुद ही पूरी कहानी बना लेते हैं। उसने आज के मुआशरे पर अफसोस किया। अफवाहें तो चलेंगी, फायदा भी तो हमें ही होगा, व्यूज इसी तरह तो मिलते हैं। अंजिश ने लापरवाही से शाने उचकाए। अंजिश ने अपने अकाउंट से उसके पोस्ट पर कमेंट किया, हाँ शोहरत का यही उसूल है, सच कम तसव्वुर ज्यादा। इबाद ने उसके कमेंट को दिल देकर लोगों के गुमानों पर अपनी मुहर लगा दी। कैमरे के पीछे ये सब सिर्फ एक खेल था, मगर कैमरे के सामने लोगों को लग रहा था कि एक नई मोहब्बत जम ले चुकी है। और हकीकत वो हमेशा की तरह तस्वीरों से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। नमीरा की जिंदगी में इबाद एक खामोश लेकिन मजबूत जगह रखता था। वह हर सुबह अपने मोबाइल से उसकी ताज़ा वीडियो या तस्वीर देखती, मगर उसकी नज़र में मोहब्बत में भी हया थी। कमेंट्स भी वो हमेशा मुख्तसर और संजीदा छोड़ती। बहुत उम्दा वीडियो, आपकी मेहनत नज़र आ रही है, शुक्रिया आपकी, ये वीडियो वाकई अच्छी लगती है, सच्चे लगाव के साथ बनाया हुआ लगता है। वो कभी कुछ ज़्यादा ना कहती, ना कोई मूजी इस्तेमाल करती, ना कोई फालतू तारीफ। हर कमेंट में एक छिपी हुई मोहब्बत और संजीदगी थी, जैसे दिल की बात सिर्फ अल्फाज की हल्की सी परत में छिपी हो। नमीरा के लिए बात सिर्फ एक स्टार नहीं था, बल्कि एक मिसाल, एक जज्बा, एक वो शख्सियत जिसकी कुर्बत वो ख्वाबों में महसूस करती थी। उसकी हया और शर्म उसे कभी ज़्यादा करीब आने या बराह रास्त पैगाम भेजने से रोकती थी, लेकिन हर वीडियो, हर तस्वीर पर कमेंट और लाइक करना उसका छोटा सा इजहार था। ये सब कुछ खामोश, संजीदा और हयादार अंदाज में होता। मेरा की शख्सियत की अक्कासी, शोर न दिखावा, बस दिल की सच्चाई के साथ छोटे छोटे इशारे। क्लॉथिंग ब्रांड की तस्वीरें फैल चुकी थीं, हर तरफ वही चेहरे, वही मुस्कुराहटें, वही करीब खड़े लम्हे। उस दिन स्कूल से आकर नमीरा ने मोबाइल खोला तो सबसे ऊपर वही तस्वीर थी, इबाद और अंजिश करीब हंसते हुए एक दूसरे के साथ। नमीरा की उंगली वहीं रुक गई, दिल जैसे एक लम्हे के लिए ठहर गया। वो तस्वीर को गौर से देखती रही, न कोई गुस्सा, न कोई आंसू, बस एक अजीब सी खामोशी। ऐसे फोटो शूट और वीडियोस की तो इबाद के अकाउंट में भरमार लगी थी, मगर अंजिश के साथ वाला फोटो शूट और कमेंट्स तकलीफदेह साबित हो रही थी। उसके दिल में एक सवाल उभरा, मगर जबान तक ना आया। शायद यही उसकी दुनिया है। नमीरा ने तस्वीर बंद की, कोई कमेंट नहीं किया, कोई पैगाम नहीं भेजा, बस मोबाइल एक तरफ रख दिया। उस रात उसने पहली बार इबाद की कोई वीडियो दोबारा नहीं देखी। खामोशी में एक छोटी सी चोट लग चुकी थी, जिसका शोर सिर्फ दिल के अंदर था। वहीं इबाद बिल्कुल मुख्तलिफ माहौल में था। वो सोफे पर टेक लगाकर बैठा था, मोबाइल हाथ में तबसरे पढ़ता हुआ। हर तरफ कयास आराइयां थी। ये दोनों साथ हैं, नई जोड़ी लग रही है, डेट कर रहे हैं शायद। इबाद ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ स्क्रीन बंद की। लोग जो समझना चाहते हैं समझने दो, उसने दिल में कहा। हर वीडियो के व्यूज लाखों की तादाद क्रॉस कर चुके थे। वह जानबूझकर वजाहत नहीं कर रहा था, न इनकार न तस्दीक, क्योंकि उसे मालूम था ये गलत फहमी उसके हक में जारी है। कैमरे के सामने मुस्कुराहट और कैमरे के पीछे हिसाब। उधर एक लड़की खामोश हो रही थी और उधर एक लड़का शोहरत के शोर में और ऊंचा हो रहा था। और कहानी अब सिर्फ मोहब्बत की नहीं रही थी, ये दिखावे और सच के बीच की जंग बन चुकी थी। इन दो शूट्स के बाद इबाद के फोन पर अब सिर्फ फॉलोअर्स नहीं आते थे, ब्रांड्स आते थे। है बैड, वी लव योर बेबी, पेड कोलैबोरेशन, फ्लेक्सिबल ईमेल्स, व्हाट्सएप डीएम, हर जगह एक ही जुमला, बस अच्छा बोल देना। वो ऑफर्स देखता, रकम देखता और हाँ कर देता। हर प्रमोशन एक जैसी होती, कैमरा ऑन होता, चेहरे पर मुस्कुराहट, आवाज में जोश। ये प्रोडक्ट मेरी रोज की रूटीन का हिस्सा है, वाकई लाइफ चेंजिंग है। वीडियो एक ही टेक में हो गई, क्योंकि यह लाइनें उसे अब जुबानी याद थी। वीडियो अपलोड हुई, ब्रांड खुश, फॉलोअर्स मुतासिर, रकम अकाउंट में, मगर हकीकत वही प्रोडक्ट अलमारी के कोने में बेइस्तेमाल पड़ी थी, या 2 दिन बाद घर के मुलाजमीन में बांट दी जाती। इस शूट की सुर्खियां सिर्फ सोशल मीडिया तक महदूद न थी, टीवी पर भी आने लगी। ये सब क्या चल रहा है? यह लड़की कौन है? याशिम ने कदरे दुरुस्ती से पूछा। इबाद सोफे पर बैठा मोबाइल देख रहा था। उसने सर उठाकर टेलीविजन की तरफ देखा, फिर बेफिक्री से बोला, कुछ नहीं, बस शूट की तस्वीरें हैं। लोग खुद ही बातें बना लेते हैं। उसने बेजारी से शाने उचकाए। लोग बातें नहीं बनाते बेटा, तुम खुद उन्हें मौका देते हो। ये सब इज्जत का सवाल है। ममा ने फिक्रमंदी से इजाफा किया। ममा, ये सब शोहरत का हिस्सा है। आजकल लोग हकीकत नहीं देखते, बस तस्वीरें देखकर फैसले करते हैं। उसने दोबारा मुस्कुराकर समझाने की कोशिश की, फैसले लोग ही करते हैं, और वही फैसले खानदान के नाम के साथ जुड़ जाते हैं। तुम कोई आम लड़के नहीं हो, शाह खानदान के वारिस हो। शोबिज इंडस्ट्री में जाना है, कोई बात नहीं, लेकिन खानदान का वकार मत भूलो, याशिम ने सख्ती से कहा। इबाद ने मोबाइल साइड पर रखा और जरा सीधा बैठ गया। पापा, मैंने कोई गलत काम नहीं किया,
نہ کوई रिश्ता है ना कोई वादा, खामोश रहना भी कभी कभी फायदा देता है। आई एम एंजॉइंग इट, इबाद ने दो टूक जवाब दिया। लोगों को धोखा देने में क्या मज़ा। इस सोशल मीडिया में कितने ऐसे बच्चे बच्चियां, जवान बूढ़े ऐसी चीज़ों से मुतासिर होते हैं। तुम्हें कुछ करना है तो मुस्बत असरात मुरतब करो, मनफी नहीं। मम ने दोबारा समझाने की कोशिश की। आप फिक्र न करें, मैं सब संभाल लूंगा, उसने बहस खत्म करते हुए कहा और उठकर चला गया। टेलीविजन पर खबर चलती रही और कमरे में खामोशी फैल गई। एक तरफ शोहरत का शोर था और दूसरी तरफ घर की खामोश तशवीश। इबाद दोनों के बीच खड़ा था, एक दुनिया जो उसे ऊपर ले जा रही थी और एक घर जो उसे रोकना चाहता था। जारी है नोवेल नदामत पार्ट 2 पलवशा साफी किस्त नंबर 28। वो तस्वीरें देखकर नमीरा एहसास है कमतरी का शिकार होने लगी। स्कूल के लिए तैयार होते उसने पुराने फर्नीचर के आईने में खुद को देखा। सांवली रंगत, चिट्टे बाल, फिटका यूनिफॉर्म। न वो अंजिश जैसी पुरकशिश थी और न इबाद जैसी अमीर। उसमें ऐसी कोई बात नहीं थी जो कोई राइजिंग स्टार उसे पसंद करता। घर के हालात और तरबियत उसे ऐसे फेल में मुताबिकत रखने के भी हामी न थे। बाप सरकारी दफ्तर में मामूली क्लर्क था और माँ प्राइवेट स्कूल में टीचर। वालिदैन को उसके अलावा उसकी बाकी दो बहनों की पढ़ाई और मुस्तकबिल की फिक्र भी थी और अक्सर बड़ी बहन होने के नाते नमीरा को अपने ख्वाहिशात मारने पड़ते। आईने में अपना जर्द पड़ता चेहरा देखते उसने बेदिली से अच्छा दिखने, अच्छा पहनने से करने के ख्यालात दिल में दबाकर बैग उठाया और स्कूल चली गई। वो इस मुआशरे की इकलौती नहीं थी जो सोशल मीडिया के दलदल में फंस गई थी। इस जैसी लाखों लड़कियां थी जो रोज सोशल मीडिया पर दिखावा करने वालों के शोशा में अंधी होकर अपने आप को बेमोल समझ लेती है। देखते ही देखते इस 18 साला नौजवान के फॉलोअर्स 5 मिलियन की तादाद क्रॉस कर गए। इस खुशी में उसने इस्लामाबाद के शाह हाउस में पार्टी रखी। उसने अपने तमाम निजी और सोशल मीडिया फ्रेंड्स को इनवाइट किया। कुछ दोस्तों ने उसके हमरा ही कराची से इस्लामाबाद का सफ़र तय किया, जिसमें अंजिश भी शामिल थी। बाय रोड वो ट्रिप सबके लिए यादगार सफ़र और नया कंटेंट बन गया। हर एक के हाथ में मोबाइल और लबों पर मुस्कान। हर 5 मिनट बाद किसी न किसी के अकाउंट से वीडियो अपलोड होती और व्यूज़ की बारिश हो जाती। इस्लामाबाद की पहाड़ियों के दामन में वाक़ इबाद का शानदार बंगला उस रात रोशनियों से जगमगा रहा था। गेट के बाहर महंगी गाड़ियां, अंदर तेज़ मौसीकी और हर तरफ कह ये इबाद की कामयाबी की पार्टी थी। फॉलोअर्स की तादाद बड़ी थी, ब्रांड्स की लाइन लगी थी और दोस्तों के नज़दीक वो आज कामयाबी की मिसाल था। रूम में उसके सब दोस्त जमा थे, हंसते, तस्वीरें बनाते, हर लम्हा मोबाइल में कैद करते हुए। इस्लामाबाद की ये रात बस इबाद के नाम। दोस्तों ने कहकहा लगाया। इबाद मुस्कुरा रहा था, चेहरे पर वही बेफिक्र एतमाद, वही हाई क्लास अंदाज। इसी लम्हे दरवाजे से अंजिश अंदर दाखिल हुई, महंगा लिबास, पुरएतमाद चाल और सबकी नजरें उसी पर। कमरे में सरगोशियां शुरू हो गईं। ये भी आई है, फिर तो आज की तस्वीरें वायरल होंगी। तबसरे बुलंद हुए। अंजिश सीधी इबाद के पास आई। मुबारक हो, कामयाबी तुम्हें खूब जचती है, तुम तो आते ही छा गए। उसने तारीफ करते उसे देखा। शुक्रिया, आप सब दोस्तों की वजह से है। उसने सर को जंबिश दी। कैमरे ऑन हो गए। तस्वीरें, वीडियोस कह कहे वह दोनों एक ही फ्रेम में थे। लोगों के लिए ये सिर्फ एक और परफेक्ट जोड़ी थी, मगर हकीकत वो सिर्फ एक स्टेज था जहां हर कोई अपना किरदार निभा रहा था। पार्टी अपने उरूज पर थी। मौसीकी, बुलंद रोशनियों का सैलाब और हर तरफ मोबाइल स्क्रीन सी बात। चलो एक और वीडियो बनाते हैं। अंजिश ने उसके कंधे पर हाथ रखकर अपना मोबाइल बुलंद किया। ये पार्टी है, शूट नहीं। इबाद ने फौरन उसका मोबाइल पीछे किया। वो इस मामले को मजीद बढ़ाकर पापा की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहता था। एक लम्हे के लिए अंजिश के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई और आंखों में चमक के बजाय चुभन आ गई। तो फिर आज मुझे क्यों बुलाया है? सिर्फ तमाशे के लिए? अंजिश खफा होने लगी। जस्ट एंजॉय करने यार, जरूरी नहीं हर चीज कैमरे के लिए हो। इबाद ने उसे मनाया और फिर दोनों डांस फ्लोर पर आ गए। वक्त की रफ्तार चलती रही। रात की तारीकी पार्टी करते करते सुबह की रोशनी में बदल गई। नमीरा ने सुबह बेदिली से मोबाइल खोला और देखा कि कुछ ही सानी पहले इबाद की नई तस्वीर अपलोड हुई है। जैसे ही उसने झूम करके करीब से देखी, उसकी निगाह रुक गई। इबाद के बाजू पर एक छोटी सी चोट नजर आ गई थी। नमीरा का दिल फौरन धड़कने लगा। वो बेख्तियार फोन के सामने बैठकर सोचने लगी, मगर अपना रवैया हमेशा की तरह मुहज़्ज़ और हयादार रखा। उसकी और अंजिश के ताल्लुकात की अफवाहें साइड पर रखकर उसने पैगाम टाइप किया, हर लफ्ज़ सोच समझ कर। अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है आप ठीक होंगे। आपकी तस्वीर में छोटी सी चोट नजर आई, अल्लाह करे कुछ ज्यादा ना हो, अपनी हिफाजत करें। पैगाम भेजते ही उसने फोन हल्का सा हाथ से झटक कर अपना दिल थोड़ा सा पुरसुकून करने की कोशिश की। नमीरा जानती थी कि यह छोटी सी बात है, लेकिन उसका दिल इबाद की फिक्र में डूबा हुआ था। कुछ देर के लिए वो खामोश बैठी रही, अपने दिल की धड़कन संभालती हुई। यह छोटी सी चोट उसके लिए बड़ा एहसास थी, एक मौका जिसमें उसने अपनी मोहब्बत और फिक्र को छोटे संजीदा अल्फाज में बयान किया। वहीं इबाद की ट्रिप जारी थी। वो सब दोस्तों के साथ मरी के लिए निकल चुका था। गाड़ी में कैंपिंग का सामान रखते हुए बाजू पर खराश आया तो उसने हमदर्दियां बटोरने फौरन अपलोड कर दी। मोबाइल अभी उसके हाथ में ही था कि लाइक्स और कमेंट्स आने शुरू हो गए और ढेर सारे मैसेजेस भी।
इन सारे पैगामात में से उसके हाथों इत्तेफाकी तौर पर नमीरा के मैसेज ओपन हो गए। इबाद हैरान हो गया। कतार से कई सादे मैसेजेस थे, तहजीब व तमद्दुन का ख्याल रखते हुए दुआओं और नेक खुलूस से भरपूर। इससे पहले उसने ये चैट कभी नहीं खोला था। आज अचानक खुला तो उसने एक नज़र आखिरी मैसेज पर डाली। नमीरा ने उसकी छोटी सी चोट के बारे में लिखा था, संजीदा और हयादार अल्फाज में। इबाद ने पैगाम पढ़ा और दिल में मुस्कुरा दिया। उसकी मुस्कुराहट कुदरती और बेफिक्र थी, लेकिन आंखों में थोड़ी दिलचस्पी भी झलक रही थी। उसने नमीरा का प्रोफाइल खोला, कोई ख़ास एक्टिविटी नहीं मिली। वो 10 से 15 निजी फॉलोअर के साथ एक आम सी इंस्टाग्राम यूज़र थी, जो महीने में एक आध दफ़ा कोई शायरी या फ़नी पोस्ट किया करती थी। नीज़ उसके ज़ाती ज़िंदगी से मुतल्लिक कुछ न था। इबाद ने बददिल होते शाने उचकाए और एक फ़ैन को शुक्रिया अदा करने के तौर पर जवाब टाइप किया, मुख्तसर मगर दोस्ताना, शुक्रिया, मैं ठीक हूँ, छोटी सी खराश है, फ़िक्र न करो, आपका पैगाम पढ़कर खुशी हुई। पैगाम भेजने के बाद इबाद ने फ़ोन थोड़ी देर के लिए हाथ में पकड़ा रखा, चंद एक कमेंट को लाइक किया और वापस सफ़र की जानिब मुतवज्जे हुआ। नमीरा उसके टिकटॉक वीडियोस पर कमेंट्स करके उठने लगी थी। जब उसका जवाब मौसूल हुआ, दिल की धड़कन तेज़ हो गई, आंखों में चमक दर आई। इबाद ने मुझे रिप्लाई किया है। उसे यकीन न आया। उसे फॉलो करते, उसे सराहने के पिछले 6 महीनों में ये पहली दफ़ा था जब इबाद ने उसके मैसेजेस पढ़े थे और किसी मैसेज का जवाब दिया था। अम्मा के सामने वो खामोश बैठी रही, मगर अंदर से खुश थी कि इबाद ने उसकी फ़िक्र और हयादार पैगाम को समझा। ये पहला छोटा सा राब्ता था, लेकिन दोनों के दरमियान एक खामोश पुल बन चुका था, जो बाद में मज़ीद गहराई इख्तियार करने वाला था। इबाद के एक मैसेज ने नमीरा के जज्बात को हवा दे दिया था। अब वो पहले से भी ज़्यादा उसके सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ गई। वक्त गुज़रता गया, चंद हफ्ते, चंद मसरूफ़ दिन, और फिर अचानक मंजर बदलने लगा। अंजिश उसकी वीडियोज़ में कम दिखाई देने लगी। इबाद ने अकेले मवाद डालना शुरू कर दिया। न वो साथ की हंसी, न वो पुराने फ्रेम, और फिर खबरें सरगोशियों में बदल गई। सुना है दोनों के दरमियान कुछ ठीक नहीं रहा, अब साथ नजर नहीं आते, शायद अलग हो गए हैं। किसी ने खुलकर कुछ नहीं कहा, मगर हर कोई समझने लगा। इबाद ने हस्बे मामूल खामोशी इख्तियार की, न किसी सवाल का जवाब, न किसी खबर की तस्दीक। वह जानता था, जिस तरह लोग खुद ही मोहब्बत की कहानी बना लेते हैं, उसी तरह वो खुद ही ब्रेकअप की कहानी भी बना लेंगे। एक शाम वो अकेला बैठा था, मोबाइल हाथ में, पुराने तबसरे स्क्रीन पर चमक रहे थे। उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ स्क्रीन बंद की और सुकून की सांस खारिज की। ये सोशल मीडिया का बुखार उसे बहुत जल्द बीमार करने वाला था। मौसम सरमा के संडे की सुबह शाह पैलेस में खुली खुली धूप फैली नजर आई। नाश्ता करके वो बाप बेटे लाउंज में आ गए। दादा सैर को निकले थे। दादी और मम्मा उनके कमरे में बैठी खुश गप्पियों में मसरूफ नजर आईं। इबाद मोबाइल हाथ में लिए सोफे पर नीम दराज था। उसके चेहरे पर वही बेफिक्री थी। याशिम ने अखबार तह किया। नजर सीधी बेटे पर जम गई। इबाद, आगे क्या सोचा है, किस यूनिवर्सिटी में जाना है? याशिम ने प्यार से पूछा। पापा, मैं एक्टिंग में जाने का सोच रहा हूँ, इबाद ने बेफिक्री से जवाब दिया। नजरें मोबाइल पर ही रहीं। और पढ़ाई? याशिम ने अंदाज नरम ही रखा। हमारे यहाँ कौन सा एक्टर PhD होल्डर है? सभी 10वीं 12वीं के फारगीन हैं। उसने तालीम की बात टाल दी। और ये सोशल मीडिया? बेटा, तुम्हें लगता है ये सब सिर्फ तफरीह है? याशिम आगे को हुए। पापा, ये मेरा काम है, लाखों लोग देखते हैं, मुझे ब्रांड्स पैसे देते हैं, ये कोई खेल नहीं है। वो सीधा हुआ। मोबाइल अब भी हाथ में था। काम वो होता है जिसमें इज्जत महफूज रहे। ये कैसा काम है जहां हर लम्हा खुद को बेचना पड़े? याशिम ने उसे हकीकी जिंदगी में कुछ करने का एहसास दिलाना चाहा। बेचना? मैं टैलेंट दिखाता हूँ, लोग पसंद करते हैं। आज के दौर में यही ताकत है, फॉलोअर्स, शोहरत, यही असर है। उसने मोबाइल मेज पर रखा। ताकत? याशिम सीट से उठे, आहिस्ता आहिस्ता टहलने लगे। ताकत वो होती है जो तुम्हारे हाथ में रहे। ये सोशल मीडिया कल तुम्हें ऊपर ले जाता है और परसों नीचे फेंक देता है, और मैं नहीं चाहता तुम गिरो। उन्होंने इबाद के साथ आकर बैठते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा। आप समझते नहीं, ये नया जमाना है। आपके और दादा के दौर में अखबार था, अब मोबाइल है। फर्क क्या है? इबाद की आवाज़ सख्त हुई। फर्क यह है बेटा, अखबार एक दिन पुराना हो जाता था, यहाँ हर गलती हमेशा जिंदा रहती है। पापा ने उसे सोशल मीडिया के नुकसानात बताए। कमरे में चंद लम्हों की खामोशी छा गई। तुम मुस्कुराते हो वीडियोज़ में, मगर क्या तुम जानते हो तुम्हारे एक लफ्ज़ से, एक इशारे से किसी की ज़िंदगी बदल सकती है? उन्होंने दोबारा प्यार से समझाया। मैं किसी को मजबूर नहीं करता मुझे देखने पर। वो ज़िद हुआ। असर मजबूर नहीं करता, असर हो जाता है। लोग तुम्हें मिसाल समझते हैं, जो तुम खेल समझते हो कोई उसे हकीकत बना लेता है। याशिम ने उसका कंधा थप्पाया। इबाद पहली बार खामोश हुआ। शोहरत नेमत भी और आजमाइश भी। सवाल ये नहीं कि तुम कितने मशहूर हो, सवाल यह है कि तुम कितने जिम्मेदार हो। आखिरी जुमला समझाकर वो उठ गए। इबाद ने बाप की नसीहत सुनकर थोड़ी देर खामोशी की, फिर वापस मोबाइल उठाया। स्क्रीन रोशन हुई। हजारों नोटिफिकेशन कतार में मिले। उस रोज स्कूल में सालाना तकरीब थी। क्लास रूम्स और हॉल सजाए गए थे। हर तरफ रंग बिरंगे बैनर और फूल। नमीरा थोड़ी घबराकर अपनी नशिस्त पर बैठी थी। दिल की धड़कन तेज थी और उसकी नजरें बार बार दरवाजे की तरफ जाती रहीं।
इबाद की उसके स्कूल के तकरीब में आने की स्टोरी वो देख चुकी थी, इसलिए उसे सामने देखने की ख्वाहिश दिल को बहका रही थी। इतने में दरवाज़ा खुला और इबादी शाह ने अंदर कदम रखा। इबाद, वही हैंडसम, खुश मिजाज और हाई क्लास स्टार जो हर वीडियो और तस्वीर में नजर आता था, अब हकीकी ज़िंदगी में नमीरा के स्कूल के हॉल में मौजूद था। हर चीज़ परफेक्ट, बाल सलीके से, कपड़े क्लासिकी और स्टाइलिश, और उसकी मुस्कुराहट जैसे हॉल की रोशनियों से भी ज़्यादा रोशन थी। नमीरा का दिल धड़कने लगा और वो बेख्तियार अपनी नशिस्त पर झुक गई, कुछ बोल न पाई। उसकी हया और शर्म उसे मुकम्मल खामोशी में रख रही थी। इबाद के आने से स्कूल के माहौल में एक नया जोश आ गया था और सब लड़कियां उसकी तरफ देख रही थी, मगर नमीरा सिर्फ उसकी छोटी छोटी हरकतों को गौर से देख रही थी। इबाद के करीब आते ही उस्ताद ने खुश आमदीद कहा और उसने अपने मखसूस आरामदेह अंदाज में सबको मुस्कुराकर सलाम किया। नमीरा ने अपनी नज़रें झुकाए रखी, दिल में सोचती रही, ये हकीकत है या मैं ख्वाब देख रही हूँ। ये वही इबाद है जिसे मैं हर रोज़ मोबाइल पर देखती हूँ। इबाद थोड़ी देर हॉल में घूमकर नमीरा की क्लास तक पहुंचा। नमीरा का दिल धड़क रहा था और वो अपनी हया और शर्मीली तबीयत के साथ खामोशी से इबाद को देखती रही। ये पहला मौका था जब नमीरा ने उसे हकीकी ज़िंदगी में देखा और दिल के जज्बात मज़ीद गहरे महसूस किए। इवेंट बहुत अच्छा गुजरा। नमीरा घर तेज़ी से अपने कमरे में भागी और इबाद को DM किया, अस्सलामुअलैकुम, आज स्कूल के इवेंट में आपको देखा। आप वाकई वैसे ही खुश मिजाज और पुरकशिश लगते हैं जैसे वीडियोज़ में नज़र आते हैं। कुछ लम्हे के लिए वो फ़ोन को देखती रही, सांस संभालती हुई और अपने दिल की धड़कन को काबू में लाने की कोशिश कर रही थी। ये छोटा सा पैगाम उसकी हया, संजीदगी और खामोश मोहब्बत का इजहार था। कुछ देर मोबाइल रिफ्रेश करती वो उसके जवाब का इंतजार करती रही, मगर रिप्लाई ना आया। नमीरा का दिल बैठ गया। वो बेदिली से मोबाइल फ़ोन बिस्तर पर फेंक कर के कामों में जुट गई। रात को जब वो घर के काम और इशा की नमाज पढ़कर बिस्तर पर लेटी तो इबाद का टेक्स्ट देखा। वो चौंक कर अपनी जगह उठ बैठी। वालेकुम अस्सलाम, आपके अल्फाज पढ़े। सच कहूँ तो ये पैगाम बाकी सबसे मुख्तलिफ है। आपके लिए नेक ख्वाहिशात एंड थैंक्स। चंद लफ्ज़ी पैगाम। खामोशी वाकई एक इंतखाब होती है और हर कोई ये इंतखाब नहीं कर पाता। यहाँ से उनके हल्के फुल्के 2 से 3 लफ्ज़ी तारीफ़ और शुक्र के मैसेजेस का सिलसिला बन गया। वो उसके हर पोस्ट, हर वीडियो पर कमेंट करने लगी और कुछ न होता तो किसी न किसी इमोजी पर ही इक्तिफा हो जाता। इबाद उसकी कमेंट्स को तो देखकर अनदेखा कर देता, मगर उसकी DMs का लाजमी जवाब दे दिया करता। चंद दिन बाद उसने महसूस किया कि वो खुद ब खुद नमीरा के बारे में सोच रहा है, न किसी वीडियो में, न किसी तस्वीर में, बल्कि खामोश संजीदा लड़की। क्लास के दौरान, काम के बीच या मोबाइल देखते हुए उसके जहन में अक्सर वो छोटी छोटी बातें आ रही थी। उसे अनजाने में नमीरा के लिए दिलचस्पी बढ़ने लगी। देखते देखते राब्ता इंस्टाग्राम के DM से व्हाट्सएप का सफ़र तय कर गया। जितना हैरान इस अनदेखी दिलचस्पी पर इबाद था, उतनी ही बेयकीन नमीरा थी। शर्म व हया का दामन थामे नमीरा व्हाट्सएप पर घंटों एक नामरम से चैट करे उसके लिए नाकाबिल यकीन था, मगर कम उम्री की नादान मोहब्बत ऐसी तो होती है। तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहता हूँ, एक दिन इबाद ने कॉल की फरमाइश कर दी। नमीरा घबरा गई और इनकार करने लगी। प्लीज़, सिर्फ 2 मिनट की कॉल। वो बजिद हुआ। नमीरा फिर भी राजी न हुई। ठीक है, फिर मैं किसी और से बात करता हूँ। इबाद ने खफा होते कॉल काट दी। नमीरा का दिल बुरी तरह धड़का। क्या हो जाता अगर बात कर लेती? मैसेज कर सकती हो तो कॉल क्यों नहीं? उसके दिल ने मलामत किया और यहीं से शैतान ने उसे वर्गलाना भी शुरू किया। ये ज़रूरी नहीं हर चमकती चीज़ हीरा हो। इबाद हीरा नहीं था, बस चमकदार नकाब पहना हुआ था। शब व रोज़ गुजरते गए और नमीरा की बेचैनी बढ़ती गई। अब्बाद सॉरी, ये शायद पिछले 3 दिनों में उसका 50वां मैसेज था। मैसेज सीन हो जाता मगर रिप्लाई ना आता। कॉल करो तो मान जाऊंगा। उस रात रिप्लाई आ ही गया। नमीरा ने सुकून का सांस लिया और हिम्मत करके कॉल मिला ली। हाय, इबाद ने पिक करके पुरजोश आवाज़ में कहा। हाय, नमीरा ने मासूमियत से कहा। देखा, कुछ नहीं हुआ और तुम कॉल करने से इतना डर रही थी। इबाद ने उसकी हिम्मत बांधी। नमीरा शर्माते हुए हंस पड़ी। वह शाह पैलेस के आलीशान मरमरी बेडरूम में था और नमीरा एक छोटे से मकान के समेट वाले कमरे में। दोनों की जिंदगियां बहुत मुख्तलिफ और मुताद थी। कॉल का सिलसिला बन गया और इबाद ने फौरन एक और फरमाइश कर दी। कॉल कर ली ना, अब पिक की जिद ना करो। नमीरा ने रिक्वेस्ट की। मैं देखना चाहता हूँ जिसकी आवाज़ इतनी प्यारी है, वो खुद कितनी प्यारी होगी। उसने जाल बिछाना शुरू किया। इबाद प्लीज़, मुझे नहीं अच्छा लगता ये सब। वो शशो पंज में मुब्तला रही। मुझे यही चाहिए। तुम जानती हो मेरा इंस्टाग्राम लड़कियों से भरा हुआ है। टिकटॉक पर 79% फडियंस खवातीन हैं। मेरी एक कॉल के लिए सब बेचैन रहती है, लेकिन सबको छोड़कर मैंने तुम्हें चुना। अब तुम भी मेरा दिल तोड़ोगी। इमोशनल ब्लैकमेल जोर पकड़ गया। नमीरा ने ज़मीर को मारकर नफ्स की सुनी और उसे अपने तस्वीर भेज दी। देखने वाला सामने तो न था कि वो उसके तासुरात देख पाती और झूठी तारीफ करने में तो इबाद शाह पक्का हो चुका था, फिर चाहे वो किसी शय की होती या इंसान की। वो वैनिटी वैन में बैठा उसकी पिक्स देख रहा था। उसके मैनेजर ने सर उठाकर उसके मोबाइल में झांका। सर, कोई नई सरगर्मी मिली है क्या? उसने राजदारी से पूछा। हाँ, बस टाइम पास, इबाद ने फीकी मुस्कान के साथ कहा।
वो ऑटो डिक्शनरी से कई सारे तारीफी जुमले नमीरा को भेज चुका था। ध्यान रहे मस्ती महंगी न पड़ जाए, मैनेजर ने खबरदार किया। हाँ हाँ गाय है, सीधी सादी नासमझ, और अच्छी बात यह है कि सोशल मीडिया की नहीं है, इसलिए इससे कोई खतरा नहीं। इबाद ने फख्र से गर्दन अकड़ाई। तो फिर हमें भी दीदार कराओ, मैनेजर कमीनगी से हंसा था। याशिम ने इबाद का एडमिशन इस्लामाबाद की आईटी यूनिवर्सिटी में करा दिया। इबाद को जब पता चला वो सख्त नाराज हुआ। मम्मा और पापा लाउंज में बैठे थे। वह लंबे डग भरता अंदर दाखिल हुआ और तैश से चिल्लाया, मुझे कहीं नहीं जाना पापा, आप एडमिशन कैंसिल कर दे। उसने बेजारी से हाथ झुलाया। एक्टिंग पढ़ाई के साथ भी हो सकती है, इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी में सेकंड टाइम ड्रामा क्लासेस ले लेना। याशिम ने उसकी ख्वाहिश भी ख़राब नहीं होने दी और उसके मुस्तकबिल के लिए कि रास्ता भी हमवार किया। तो क्या चाह रहे हैं आप, मैं सब छोड़ दूं, मेरा ये इन्फ्लुएंसर का काम खत्म हो जाए? इबाद का गुस्सा बरकरार रहा। बेटा हम ये चाह रहे हैं कि तुम समझदार बनो। मम्मा ने प्यार से समझाने की कोशिश की। याशिम ने भवें सिकोड़ ली। समझदार? इबाद इस्तेहजिया हंसा। मैं 18 साल की उम्र में वो कमा रहा हूँ जो लोग 40 में नहीं कमा पाते। ब्रांड्स मेरे पीछे आते हैं, पार्टीज में मुझे बुलाया जाता है, लोग मेरा नाम जानते हैं। ये कामयाबी नहीं तो और क्या है? उसे अपने काम पर फख्र हुआ। कामयाबी वो होती है जो इंसान को बेहतर बनाए, ना कि मगरूर। याशिम की आवाज़ मजबूत थी। आपको मसला यह है कि मैं आपके तरीके से नहीं जीता। आपके ज़माने की तारीफ बदल चुकी है पापा। अब असर रखने वाले लोग ही असल ताकत है। इबाद की आंखों में चमक आई, मगर वो गुरूर की थी। अबाद पापा से ऐसे बात करते हैं? राना ने टोका। बेटा असल ताकत अपने नफ्स पर काबू करना है। कैमरे के सामने मुस्कुराना आसान है, कैमरे के बगैर भी सच्चा रहना मुश्किल है। तुम इस दलदल में फंसते जा रहे हो। याशिम ने उसके लहजे को खातिर में न लाते अपनी नसीहत जारी रखी। राना ने परेशान कुन नज़रों से पहले शौहर को देखा, फिर बेटे को। याशिम का ये जुमला सीधा उसके दिल पर लगा। मैं झूठा नहीं हूँ, लोग वही देखते हैं जो देखना चाहते हैं। मैं किसी का जिम्मेदार नहीं। उसने अपनी दिफा की। हर वो शख्स जिसे लोग फॉलो करते हैं जिम्मेदार होता है, चाहे वो माने या न माने। पापा गहरी सांस लेकर खड़े हो गए। माहौल का तनाव बढ़ने लगा। राना उन दोनों के दरमियान आ गई। इबाद ने मोबाइल जेब से निकाला और स्क्रीन बाप की तरफ कर दी। देखिए ये 5 मिलियन फॉलोअर्स, 30 लाख लाइक्स, हजारों तारीफें। आप कह रहे मैं गलत हूँ, दलदल में फंसा हुआ हूँ, तो क्या इतने लोग गलत हैं? वो हैरान था। पापा ने स्क्रीन की तरफ देखा, फिर बेटे की तरफ। हुकुम सच की जमानत नहीं होता। याशिम का लहजा ठोस रहा। अगर आपको मेरी जिंदगी से मसला है तो आप देखना छोड़ दें, मगर मैं नहीं रुकूंगा। ये मेरा वक्त है, मेरी लाइफ है, मैं अपने तरीके से जीऊंगा। इबाद ने गुस्से से फैसला सुनाया और अपने कमरे की सिमत कदम बढ़ाए। इबाद रुको। राना ने उसे आवाज दी, मगर वह न रुका। उसके कमरे का दरवाजा जोर से बंद हुआ। याशिम वहीं खड़े रह गए। आंखों में गुस्सा नहीं था, फिक्र थी। इबाद शाह उनके हाथों से निकल रहा था। इबाद कमरे में आकर हर चीज को अपने इताब का निशाना बनाने लगा। गुस्सा कदरे कम हुआ तो कमरे की बिखरी हालत की तस्वीर इंस्टाग्राम पर पोस्ट की और कैप्शन लिखा, जो लोग नहीं समझते वो पीछे रह जाते हैं। पिक्चर पोस्ट करने के बाद वह मुंह तकिए में देकर लेट गया। ज़ाहिरी दुनिया के शोर को कम करने उसने बातिन की दुनिया का सफ़र किया। नींद के जरिए ख्वाबों की दुनिया में जा पहुंचा। कराची के उस सफ़ेदपोश इलाके के छोटे से मकान में अजलत का शोर मचा था। नमीरा के माँ बाप और दोनों बहनें दूर के खालाजाद की शादी में शरीक होने 2 दिन के लिए गाँव जा रही थी। उसे भी साथ चलने के लिए बहुत कहा गया, मगर वो तबीयत नासाजी का बहाना करके दादी के साथ घर पर रुक गई। उसके गाँव में न बिजली थी और न नेट की बहाली यकीनी थी। भला वो सोशल मीडिया से और इबाद से दूर कैसे जा सकती थी? मैसेज से तस्वीर, तस्वीरों से कॉल का सिलसिला चलते 3 माह हो गए थे। नमीरा के लिए इबाद अब सोशल मीडिया स्टार नहीं, उसकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन गया था। दिन भर जहां इबाद अपने वालिदैन के साथ इख्तिलाफात में मुब्तला रहा, वहीं नमीरा घर के काम और दादी की खिदमत में मसरूफ़ रही। रात 11 बजे थक हार कर वो अपने कमरे में आई तो मोबाइल देखने का वक्त मिला। उसने जो ही इबाद के बिखरे कमरे की पिक के साथ उदास कैप्शन देखा, वो बेचैन हो गई। उसने उसकी खैरियत की दुआएं करते कॉल मिलाई। नंबर मसरूफ़ रहा। 2 से 3 मरतबा नंबर डायल किया गया, फिर भी नंबर मसरूफ़ रहा। या अल्लाह, पता नहीं क्या हो गया है। होप इबाद खैरियत से हो। वह रोहासी होकर नाखून दांतों में दबाए मुनाजात करती रही। इसी परेशानी में 1 घंटा मजीद गुजर गया। घड़ी की सुइयां चलती रहीं। 12:05 पर उसे इबाद की कॉल मौसूल हुई, जो उसने एक ही बेल पर उठा ली। इबाद आप ठीक है ना? मैं कितना डर गई थी। ऐसी पोस्ट क्यों लगाई है? उसने फौरन तशवीश का इजहार किया। कुछ नहीं, बस पापा के साथ थोड़ा मसला हो गया था। इबाद अब भी उदास था। आवाज मध्यम ही रही। ओहो, उसने सुकून का सांस लिया। कोई बात नहीं, बाप की डांट पर क्या खफा होना, वो कभी हमारा बुरा नहीं चाहते। बाप की डांट भी हमारी भलाई के लिए होती है। नमीरा उसे प्यार से समझाने लगी। हम्मम, तुम क्या कर रही थी? इबाद बेड पर नींद बरहना हालत में लेटा उसकी मसरूफियात पूछने लगा। शाम को सोया। वो थोड़ी देर पहले ही नींद से उठा था, मगर सुस्ती इतनी थी कि अब भी बिस्तर से निकलने का दिल न किया। बस घर के काम ही। अम्मी, अब्बू और बहनें गाँव गए हैं।
اس نے عام انداز میں اپنے دن بھر کی مصروفیات گنوائیں۔ تو تم اکیلی ہو؟ عباد نے اشتیاق سے پوچھا۔ دادی ہے گھر میں، وہ دوسرے کمرے میں سو رہی ہے، اس وقت اپنے کمرے میں اکیلی ہوں۔ نمیرہ اس کے اشتیاق پر حیرانی ہوئی۔ 3 کمروں کے اس مکان میں ایک کمرہ امی ابو کا، ایک دادی کا اور ایک ان 3 بہنوں کا تھا۔ تو ویڈیو کال کرو۔ عباد نیم دراز ہو کر بیٹھ گیا۔ کیا؟ وہ چونک گئی۔ پلیز حضا، پہلے ہی موڈ اتنا خراب ہے، اب تم مزید مت بگاڑو۔ عباد نے بھسورا دیکھا۔ ہوا تو ہے آپ نے مجھے، ویڈیو کال کی کیا ضرورت؟ نمیرہ دل نہ دل تھی۔ ویڈیو کال کا الگ مزہ ہوتا ہے، چلو شاباش۔ عباد نے منانے کی کوشش جاری رکھی۔ اچھا کرتی ہوں۔ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر حامی بھری اور ویڈیو آن کیا۔ کال ویڈیو پر کرنے سے پہلے اس نے بال سنوارے اور دوپٹہ سر پر لیا۔ عباد اول تو اسے دیکھ کر چونکا، پھر شوق نظروں سے دیکھا۔ نمیرہ، تم مدرسے میں بیٹھی ہو کیا؟ اس نے استہزاء مسکرا کر اسے چھیڑا۔ نہیں تو۔ وہ اس کے سوال پر حیران ہوئی۔ تو اتنی بڑی چادر کیوں لی ہے؟ ہاں ہاں، وہ زور سے ہنسا۔ نمیرہ چیمپ سی گئی۔ احساس کمتری دوبارہ جاگی۔ وہ کبھی عباد کے ماحول میں فٹ نہیں ہوگی۔ اسے یقین ہونے لگا۔ کمہن، ہٹاؤ اسے، مجھے اپنا اصل روپ دکھاؤ، عباد نے مخمور لہجے میں کہا۔ نمیرہ ہچکچاتے مسکرائی اور دوپٹہ ہلکے سے پیچھے کر کے اپنا چہرہ واضح کیا۔ بیوٹیفل، اس نے تعریف کی۔ نمیرہ شرما گئی۔ تھوڑا اور نیچے، اس کی آواز بہکنے لگی۔ جی۔ نمیرہ حیران ہوئی۔ پلیز، عباد نے معصومیت سے اشارہ کیا۔ نمیرہ نے دوپٹہ پورا سرکا دیا۔ اب بال کھولو، ایک اور فرمائش خمار آلود آواز میں۔ نمیرہ نے سر نفی میں ہلایا۔ میری خاطر؟ وہ مصنوعی خفگی دکھانے لگا۔ نمیرہ نے جھجکتے ہوئے کیچر سے بال آزاد کیے۔ عباد ٹکٹکی باندھے اسے دیکھ رہا تھا۔ اب یہ بھی؟ اس نے مخمور لہجے میں اس کی قمیض کی سمت اشارہ کیا۔ یہ سب ٹھیک ہے نا؟ نمیرہ نے آہستہ سے کہا۔ محبت میں سوال نہیں ہوتے، احساس ہوتے ہیں، اس نے بغیر جھجک جواب دیا۔ یہ جملہ نمیرہ کے دل میں اتر گیا، مگر کہیں بہت اندر ایک ہلکی سی کپ کپاہٹ بھی تھی، جسے اس نے نظر انداز کر دیا۔ کچھ نہیں ہوتا، میں بھی تو شرٹ لیس ہوں۔ عباد اپنا جادو چلاتا رہا۔ اس نے موبائل قدرے اوپر کر کے اپنی نیم برہنہ باڈی دکھائی۔ نمیرہ بلش کرنے لگی۔ اس کے پھر سے چلے جانے کے خوف سے وہ اس کی باتوں میں الجھتی چلی گئی، اور ایک ایک کر کے وقت کے ساتھ ساتھ پردے ہٹتے گئے اور قربت کی حدیں خاموشی سے بدلتی رہیں۔ لمحہ بلمحہ جھجک کم ہوتی گئی اور فاصلے خود بخود مٹنے لگے۔ احساسات اتنے قریب آ گئے کہ ظاہری حدیں معنی کھونے لگیں۔ جاری ہے ناول ندامت پارٹ 2 پلوشہ صافی قسط نمبر 29۔ رات کی نرمی ابھی دل میں باقی تھی۔ ویڈیو کال پر ہی صحیح، یہ عباد کی قربت کا نشہ تھا جس سے نمیرہ کے گالوں پر اب تک سرخی مائل تھی۔ وہ اس کے بارے میں سوچتے ہوئے اٹھی، اپنے بالوں کو پیار سے سوچا۔ سوشل میڈیا پر لڑکیوں کے سلکی اور گھنے بال دیکھتے اسے اکثر اپنے بے جان بال برے لگتے تھے، مگر عباد کے تعریف کرنے کے بعد اسے اچھے لگ رہی تھی۔ بالوں سے ہوتے ہوئے چہرے پر اور رنگت پر بھی پیار آیا تھا۔ ایک ویڈیو کال کی نزدیکی کو وہ عباد کا پیار سمجھ کر اسے اپنا سب کچھ مان چکی تھی۔ نزاکت سے انگڑائی لیتے اس نے موبائل اٹھایا اور عباد کو گڈ مارننگ کا میسج کیا۔ موبائل فون رکھ کر نہا کر دادی اور اپنا ناشتہ تیار کر کے اس نے دامن سے ہاتھ پہنچتے پھر سے موبائل اٹھایا۔ اب کی بار وہ ٹھٹک گئی۔ اب تک کوئی رپلائی نہیں آیا تھا۔ اس نے خود کو سمجھایا شاید سو رہا ہوگا۔ گھڑی پر وقت دیکھتے اس نے خود سے گمان کیا اور اپنے کاموں میں جھٹ گئی۔ انٹرمیڈیٹ کے پیپرز کی تیاری بھی کرنی تھی۔ دن باسی ہو کر دوپہر میں بدل گیا۔ عباد آن لائن تو آیا، مگر اسے کوئی پیغام نہیں بھیجا۔ وہ اداس ہونے لگی، اور پھر شام تک عباد نے نئی ویڈیو پوسٹ کر دی، مسکراتا ہوا دوستوں کے ساتھ بے فکرہ۔ نمیرہ نے اسکرین کو دیر تک دیکھا۔ کل رات کی وہی آواز، وہی نرم لہجہ، وہی وعدوں جیسی باتیں، اور آج رات تک اس کے سب کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ آخرکار اس نے تھک کر خود ہی لکھ دیا، آپ ٹھیک ہیں؟ ناخن چباتے ہوئے وہ اس کے رپلائی کا انتظار کرنے لگی۔ ہاں بس مصروف ہوں۔ کافی دیر بعد جواب آیا، بس اتنا۔ نن وہ نرمی نہ وہ ٹھہراؤ۔ نمیرہ کے دل میں ہلکی سی خالی جگہ بن گئی۔ آنسو آنکھوں میں آ کر موبائل اسکرین کو گھیرا کر دیا۔ سرد رویہ اکثر چیخ کر نہیں آتا، وہ بس کم ہو جاتا ہے۔ عباد اب جواب دیتا مگر دیر سے، بات کرتا مگر سطحی۔ ہاں ٹھیک، دیکھتے ہیں، ابھی مصروف ہوں۔ مگر نمیرہ کے لیے وہ سب اب عام نہیں رہا تھا۔ وہ ہر لفظ میں معنی تلاش کرنے لگی، ہر ون لائن ہونے میں امید، ہر دیر سے جواب میں بے چینی۔ رات کو وہی کمرہ، وہی روشنی ہوتی، مگر اب اسکرین خالی تھی۔ نمیرہ نے پرانی ویڈیو کال کی یادوں کو دل میں دہرایا۔ عباد کے جملے، اس کی نظریں، وہ ادھورے وعدے، اگر تم سامنے ہوتی۔ عباد کا وہ دل فریب جملہ بار بار ذہن میں گونجتا۔ اس نے اپنی تصویر بھیجنے کا سوچا تاکہ عباد کو اپنا وجود یاد کروائے، پھر تب کر ہٹا دی، پھر دوبارہ بھیجی، پھر انتظار کیا۔ اگلی صبح صرف ایک ری ایکشن آیا، ہارٹ کی بجائے مسکان والا ایموجی۔ کوئی لفظ نہیں۔ یہ خاموشی چیخ سے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ نمیرہ اس سے صرف بات نہیں کر رہی تھی، وہ دل و دماغ سے اس سے جڑ چکی تھی، اور اب اس کا یہ رویہ اسے توڑ رہا تھا۔ اور عباد، وہ شاید اگلی پارٹی، اگلی ویڈیو، اگلے ٹرینڈ میں مصروف تھا۔ محبت کی شدت اکثر دونوں طرف برابر نہیں ہوتی، ایک ڈوبتا ہے، دوسرا کنارے پر کھڑا رہتا ہے، اور فاصلہ اسی طرح پیدا ہوتا ہے، ایک جاتا ہے اور دوسرا وہیں کھڑا رہ جاتا ہے۔
शाह पैलेस में सुबह 10 बजे तक सब नॉर्मल। चंद दिन पहले इबाद ने नई जिल्द की देखभाल वाली क्रीम की वीडियो अपलोड की थी। कैमरे के सामने मुस्कुराते हुए कहा था, मैं खुद इस्तेमाल कर रहा हूँ, मुकम्मल महफूज है। वीडियो 1 घंटे में लाखों व्यूज ले गई थी और आज भी ट्रेंडिंग पर चल रही थी। वो कमरे में बेड पर नीम दराज बैठा पैर झुला रहा था। नमीरा अब उसकी किसी भी सरगर्मी में दूर दूर तक न थी। इस वीडियो के 2 से 3 मिलियन व्यूज देखकर उसकी होठों पर फखरिया मुस्कुराहट बिखर गई थी। मगर दोपहर तक कुछ और वायरल होने लगा। एक लड़की की तस्वीर ट्रेंड कर रही थी, चेहरा सूजा हुआ, जलन के निशानात, कैप्शन में लिखा, इसी क्रीम की वजह से ये हालत हुई। इन्फ्लुएंसर पैसे के लिए कुछ भी बेच देते हैं। नीचे हैशटैग चल रहा था, अब बात झूठा है, पैसे का लालच, बायकॉट। इबाद ठिठक गया। उसे समझ न आया कि ये क्या हो गया। उसके फोन पर नोटिफिकेशन तूफान की तरह आने लगे। तुमने कहा था महफूज है, हमने तुम पर एतमाद किया था, तुमने हमारी जिल्द खराब कर दी। वो हक्का बक्का स्क्रीन देखता रहा। ये क्या ड्रामा है, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। उसने स्टोरी लगाई और फिर अपने मैनेजर को कॉल करके घर बुलाया। मगर मसला यही था, वो डॉक्टर नहीं था। मगर उसकी बात को लोगों ने सच माना था। शाम तक एक और वीडियो सामने आई। वही मुतासिरा लड़की रोते हुए कह रही थी, मैंने सिर्फ इसलिए खरीदा क्योंकि इबाद ने कहा था ये बेहतरीन है। मैंने कभी एलर्जी नहीं देखी थी अपनी जिंदगी में। अब मैं क्या करूं, मेरा पूरा चेहरा खराब हो गया। हर सोशल मीडिया ऐप पर यह वीडियो गर्दिश करने लगी। इबाद की सांस रुक गई। ये सब उसके काबू से बाहर जा रहा था। मैं संभाल लूंगा, उसे अपनी आवाज सुनाई दी। ये एक दलदल है और तुम इसमें फंस चुके हो। पापा का गुस्सा याद आते उसके औसान खता होने लगे। खुशकिस्मती से उस दिन दादा जान और पापा बिजनेस के सिलसिले में इस्लामाबाद गए हुए थे। रात 9 बजे के बुलेटिन में न्यूज़ चैनल्स ने मौजू उठा लिया, क्या इन्फ्लुएंसर्स बगैर तहकीक के प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं? क्या नौजवानों को गुमराह किया जा रहा है? न्यूज़ एंकर ने सवाल किया। साथ में इबाद के वीडियो क्लिप्स चल रहे थे। उसकी मुस्कुराहट अब तन लग रही थी। वह लब भींजे मुस्तरिब रहा। घर में फिजा भारी थी। राना ने टीवी बंद किया। ये वही है जिसका डर था हमें, इसीलिए हम तुम्हें इस चीज़ को कम करने की सलाह देते थे। मम्मा उस पर बरस पड़ी। मैंने खुद कुछ नहीं बनाया, ब्रांड ने कहा था महफूज है। इबाद ने अपना दिफा किया। और तुमने तहकीक की? तुमने पूछा, या सिर्फ नई वीडियो का कंटेंट देखा? मम्मा ने दुरुस्ती से सवाल किया। इबाद खामोश हो गया। उसे याद आया, कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त उसने शरायत पूरी नहीं पड़ी थी। उसने खुद वो क्रीम कभी इस्तेमाल भी नहीं की थी। अब इसके बाद याशिम जो करेंगे, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। मम्मा ने उंगली दिखाते बाप का मुमकिना रद्दे अमल याद दिलाया। इबाद मुंह बनाए लंबे डग भरता बाहर निकल गया। घर के लॉन में दाएं से बाएं चक्कर काट रहा था जब मैनेजर का फोन आया। मसला बड़ा हो गया है, ब्रांड जिम्मेदारी लेने से इनकार कर रहा है। कह रहे हैं तुमने जाती तजुर्बे का दावा किया था वीडियो में। मैनेजर ने उसे एक और धक्का दिया। इबाद के हाथ ठंडे हो गए। ऐसे कैसे मना कर रहे हैं, उनका प्रोडक्ट है, मेरा क्या कसूर, मुझे क्यों फंसा रहे हैं? वो जवाब में चिल्ला उठा। बहुत कोशिश की पर नहीं मान रहा। मैनेजर ने बेबसी दिखाई तो अब वो संजीदा हो गया। या तो माफी मांगो या कानूनी नोटिस के लिए तैयार रहो। मैनेजर ने आखिरी रास्ता दिखाया। इबाद ने बिना जवाब दिए कॉल काट दी। अब वो क्या करे समझ ना आया। काश उसकी बहन एल्जिना यहाँ होती तो उसे इतना सोचना न पड़ता, उसने दिल में सोचा। रात को उसने आईने में खुद को देखा। क्या वो वाकई झूठा था या सिर्फ लापरवाह? फर्क बारीक था मगर नतीजा एक जैसा। उसने डरते हुए दोबारा मोबाइल उठाया तो सामने नमीरा का मैसेज नजर में आया। एक तो यहाँ जिंदगी उलट कर रह गई है और उसे प्यार मोहब्बत की पड़ी है। हुना, उसने कराहट भरे लहजे में बोला और उसे ब्लॉक कर दिया। वहीं नमीरा दिन भर इबाद के खिलाफ इतनी सारी खबरें देखकर उसके लिए फिक्रमंद हो रही थी और अपना दुख भुलाए उसे दिलासा देने की कोशिश कर रही थी। रात को मोबाइल उठाकर देखा तो चैट खाली थी, प्रोफाइल नजर नहीं आ रही थी। एक लम्हा लगा, फिर हकीकत समझ आ गई, वो ब्लॉक हो चुकी थी। नमीरा के हाथ काम गए। दिल ने फौरन कोई शोर नहीं मचाया, बस जैसे अंदर कुछ टूट कर बैठ गया हो। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, शायद मसरूफ होगा, शायद बाद में बात करेगा, इतना बड़ा मसला हो गया परेशान होगा। उसने दिल में सोचकर खुद को तसल्ली दी। ये इंसानी फितरत है कि कोई तब तक दिलकश लगता है जब तक वो अनजान होता है। जब हम उसे जान लेते हैं तो वो अपनी कशिश खो देता है। और इसकी वजह यह है कि हम जब तक किसी से अनजान होते हैं उसके मुताल्लिक बहुत खूबसूरत ख्यालात रखते हैं और जान लेने के बाद जब वो हमारी उम्मीदों के मुताबिक ना निकले तो हमें बुरा लगने लगता है। और ये हर इंसान के साथ होता है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। इस्लामाबाद के ऑफिस में मीटिंग खत्म करने के बाद याशिम एक दोस्त के हमरा कैफे गए और एक साथ लंच करने लगे। यार तुमने कल की खबर देखी, तुम्हारे बेटे वाला मामला? दोस्त ने चावल खाते हुए तबसरा किया। याशिम के माथे पर लकीरें उभरीं। कौन सा मामला? वो हैरान हुआ। उसे इबाद गलत रास्ते पर लग रहा था मगर इतनी जल्दी रुस्वा हो जाएगा ये नहीं जानता था। दोस्त ने मुख्तसर बताया, सोशल मीडिया क्रीम एलर्जी ट्रेंड। याशिम खाना खाना भूल गए। वो माजरत करते उठे और अपने केबिन में आ गए। मोबाइल फोन निकाला और सोशल मीडिया के साथ निजी न्यूज़ चैनल चेक करने लगे। स्क्रीन पर इबाद की वीडियो चल रही थी।
मुस्कुराता हुआ एतमाद से भरा हुआ। मैं खुद इस्तेमाल कर रहा हूँ, मुकम्मल महफूज है। अगला फ्रेम, मुतासिरा लड़की का सूजा हुआ चेहरा। कमरे में खामोशी फैल गई। याशिम ने सर पर हाथ फेरा। हैशटैग बॉयकॉट इबाद का ट्रेंड चलता देखकर उन्हें शदीद गुस्सा आने लगा। याशिम, ये क्या चल रहा है? न्यूज़ देखी तुमने? उसी लम्हे आफान शाह साहब केबिन के अंदर दाखिल हुए। जी बाबा देखी, मैं जाकर पता कराता हूँ। याशिम ने अपने वालिद को तसल्ली दी और खुद इमरजेंसी फ्लाइट कराकर कराची के लिए रवाना हो गए। शाम को इबाद घर में दाखिल हुआ। चेहरे पर तनाव था, मगर वो खुद को संभाले हुए था। तो पापा को लाउंज में बैठे पाया। टीवी बंद था, मगर फिजा में खबर की गूंज बाकी थी। तुमने बताया क्यों नहीं? वो बीवी से शिकवा कुना हुए। मुझे लगा बात समझ जाएगी, राना ने सर झुकाए कहा। इन दोनों की गुफ्तगू चल रही थी। जब इबाद को आते देखा, वो कदम कदम चलते पापा के सामने आया। बैठो। बाप की आवाज में सख्ती थी। इबाद बैठ गया, मगर नजरें नहीं मिला उसका। ये क्या है? याशिम ने जताया। पापा, ये ब्रांड का मसला है। मैंने कुछ गलत नहीं किया। उन्होंने कहा था महफूज है। उसने वही दिफाई जुमला दोहराया, और तुमने मान लिया। वो फिर से अकसूई से बोले, सब इन्फ्लुएंसर्स ऐसे ही करते हैं। उसने तंग होते हुए सांस भरी। मुझे सबसे मतलब नहीं, मुझे तुमसे मतलब है इबाद। पापा ने सोफे पर हाथ मारा। आवाज ज्यादा ऊंची नहीं थी, मगर असर गहरा था। इबाद सहम गया। उसने कनखियों से मम्मा को देखा। वो बेतासिर रही। लोगों ने वो चीज तुम्हारी बात पर खरीदी, तुम्हारे एतमाद पर, तुम्हारी शोहरत पर। पापा आहिस्ता मगर भारी लहजे में बोले, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैंने सिर्फ इश्तेहार किया था, किसी को इस्तेमाल करने फोर्स नहीं किया। इबाद की आवाज में दिफा था, मगर कमजोर। इश्तेहार नहीं बेटा, तुमने यकीन बेचा था। पापा ने सीट पर आगे होते उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। यह जुमला सीधा दिल में लगा। तुम्हें मालूम है सबसे खतरनाक चीज क्या है? पापा जगह से उठे और खिड़की के पास जाकर खड़े हो गए। पैसा नहीं, शोहरत नहीं, बल्कि वो लम्हा जब इंसान खुद को जवाबदेह समझना छोड़ दे। उनकी आवाज वापस नर्म हो गई। इबाद पहली बार वाकई खामोश था। उसके पास दलाइल नहीं बचे थे। इबाद, तुम मेरे बेटे हो, हमें इस पैसे की जरूरत नहीं थी, फिर भी तुमने आंख बंद करके साइन किया। क्यों? याशिम ने बिना मुड़े सवाल किया। ये मेरा काम है, उसने टूटी आवाज में जवाब दिया। अब दो रास्ते हैं। पापा चलकर उसके सामने आए। इबाद अपनी जगह से खड़ा हो गया। या तो तुम भीड़ में शामिल रहो और इल्जाम टालते रहो, या खड़े होकर जिम्मेदारी लो। याशिम ने आखिरी रास्ता दिखाया। अगर मैं माफी मांग लूं तो लोग कमजोर समझेंगे, बाकी सारे इन्फ्लुएंसर मजाक उड़ाएंगे। उसने धीमी आवाज में कहा, जो सच मान ले वो कमजोर नहीं होता, जो सच से भागे वो होता है। पापा ने नरमी से उसका कंधा थपकाया। कमरे में तवील खामोशी छा गई। मोबाइल मेज पर पड़ा था। लाइव जाने का बटन अभी चमक रहा था। इबाद ने उसे उठाया। उंगलियां हल्की सी कांप रही थी। पहली बार वो कैमरे के सामने मुस्कुराने के लिए नहीं, सच बोलने के लिए सोच रहा था। रात के 11 बजे वो अपने बेडरूम के स्टडी टेबल पर मोबाइल स्टैंड में लगाकर अपने सामने सेट किया। ब्लैक टी शर्ट, ग्रे ट्राउजर, बैकग्राउंड में जर्द रोशनी। न कोई फिल्टर न शोशा, सीधा और सलीकामत लड़का। कैमरा ऑन हुआ। इस बार इबाद के चेहरे पर वो मखसूस चमक नहीं थी। वो थोड़ी देर व्यूज की नंबरात देखता रहा, फिर गला साफ किया। आंखों के नीचे हल्की थकान, आवाज में संजीदगी थी। मैं आज कोई बहाना नहीं बनाऊंगा, उसने बोलना शुरू किया। व्यूज और कमेंट्स तेजी से चल रहे थे। मैंने वो प्रोडक्ट मुकम्मल तहकीक के बगैर तशहीर की। मैंने ज़ाती इस्तेमाल का दावा किया जो दुरुस्त नहीं था। इस गलती की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। कमरा खामोश था। घर वाले दरवाजे के बाहर सुन रहे थे। जिस बहन को नुकसान हुआ, मैं उनसे दिल से माजरत चाहता हूँ। मैं उनके इलाज के अखराजात अदा करने को तैयार हूँ, और आइंदा बगैर तस्दीक किसी भी जल्दी प्रोडक्ट की तशहीर नहीं करूँगा। उसने माजरता ख्वाह होते संजीदगी से अल्फाज अदा किए। कमेंट्स में नमीरा का कमेंट भी मौजूद था। कुछ लम्हों की खामोशी छाई रही, और फिर उसने लाइव ख़त्म किया। अपनी गलती मानकर उसे बहुत हल्का लग रहा था। जब वो कमरे से बाहर आया तो पापा ने मुतमईन होते उसे सीने से लगाया। जो दर्स वो उसे देना चाह रहे थे, जिम्मेदार बनने की वो इबाद अच्छे से समझ गया था। अगली सुबह खबर का रंग बदल चुका था। एक नई वीडियो वायरल हुई। मुतासिरा लड़की के साथ चंद समाजी कारकुन खड़े थे। माफी काफी नहीं है, एक खातून बोल रही थी, हर्जाना अदा किया जाए। नौजवानों की जिल्द और सेहत खिलौना नहीं है। हैशटैग बदल गया। हर्जाना 2 इन्फ्लुएंसर जिम्मेदार हैं। न्यूज़ चैनल्स ने बहस छेड़ दी। क्या सिर्फ माफी काफी है? क्या कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? न्यूज़ एंकर चिल्ला चिल्ला कर खबर सुनाता रहा। इबाद का फोन फिर बजने लगा। मैनेजर की घबराई हुई आवाज, बात बढ़ रही है, वो बाकायदा हर्जाने का मुतालबा कर रहे। उसने इत्तिला दी। हाँ दे देंगे 10-15 हज़ार। इबाद ने मामला दफा करना चाहा। सर 5 लाख मांग रहे। मैनेजर ने इजाफा किया। वाट? वो हैरान हुआ। इतना तो प्रमोशन के नहीं मिले। वो तैश में आने लगा। अब मामला खत्म करने के लिए देना पड़ेगा। पापा ने सर झटक कर टीवी बंद किया। मेरी इतनी गलती भी नहीं जितना ये लोग बना रहे। उसे इस फील्ड में आने पर अफसोस हुआ। इस शोर के बीच पोर्च में एक सफेद गाड़ी आकर रुकी। पापा और इबाद हैरान होकर उस जानिब मुतवज्जे हुए। गाड़ी का दरवाजा खुला, रेलजिना बाहर निकली, चेहरा पुरसुकून, आंखें तेज। इबाद की आंखें चमक गईं। ज़ेनी आपी। वो तेजी से पोर्च में भाग आया। कैसा है मेरा भाई?
डिफेंस लॉयर एल्जिना ने पुरसुकून लहजे में उसे मुखातिब किया। अब आप आ गई, अब ठीक हो जाऊंगा। उसने ज़ेनी का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। एल्जिना उससे मिलकर वो पापा के पास आई और फिर मम्मा से मिली। इबाद, अब तुम कुछ नहीं करोगे, अब मैं करूंगी। एल्जिना ने उसे एतमाद में लिया। पापा ने गहरी सांस ली, जैसे इसी का इंतजार था। राना ने मोहब्बत से अपनी बेटी को देखा। एल्जिना ने मोबाइल उठाया, माफी वाली वीडियो दोबारा देखी। तुमने गलती मानी, अच्छा किया, मगर कानूनी बातें बगैर मशवरे के नहीं की जाती। वो मामला कानूनी अंदाज से देखने लगी। क्या मैं जेल जा सकता हूँ? इबाद ने परेशान होकर पूछा। नहीं, लेकिन अगर हमने कदम दुरुस्त न उठाया तो तुम्हारी शोहरत खत्म हो सकती है। उसने सोचते हुए तफसील बताई। इबाद यही तो नहीं चाहता था। कॉन्ट्रैक्ट कहाँ है? इबाद ने चौंक कर देखा। जो मुआहदा साइन किया था, पूरा पड़ा भी था या नहीं? वो कॉन्ट्रैक्ट मांगकर मुस्तफसिर हुई। इबाद खामोश रहा। मैंने कहा था उसे संजीदा लो, इस सब को तफरीह न समझे। पापा ने गुस्से का इजहार किया। राना ने उसके बाजू पर हाथ रखकर दिलासा दिया। याशिम रुख फेर कर खामोश हो गए। अब संजीदा मैं लूंगी, वो टांग पर टांग जमाए पेशावराना अंदाज में कहा। कुछ देर बाद सब डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। मुआहदा खुला हुआ था। एल्जिना ने एक शक पड़ रही थी। ये देखो, कंपनी मुकम्मल सेफ्टी की जिम्मेदार होगी और यहाँ अगर स्क्रिप्ट से हटकर जाती दावा किया जाए तो जिम्मेदारी मुश्तरका होगी। वो रुक गई। तुमने स्क्रिप्ट बदला था? उसने सवालिया नजरों से देखा। मैंने कहा था कि मैं खुद इस्तेमाल कर रहा हूँ। इबाद ने सर झुका लिया। एल्जिना ने आंखें बंद की, फिर गहरी सांस ली। गलती की है, मगर मुकम्मल कसूरवार तुम नहीं हो। कंपनी ने तुम्हें बगैर मेडिकल सर्टिफिकेट के प्रमोशन दिया। एल्जिना ने उम्मीद दिलाई। माँ बाप ने पहली बार उम्मीद से देखा। तो क्या हो सकता है? इबाद बेचैन रहा। हम दिफा नहीं करेंगे, हम मुकदमा करेंगे। एल्जिना की आंखों में वकील की चमक आई। नमीरा रोज उसके मुतल्लिक खबरें देखती और दिल को ये कहकर खामोश करा देती कि वो मसले में फंसा हुआ है। जब फारिग हो जाएगा अनब्लॉक कर देगा, उस वक्त उसे तंग न करना बेहतर है। अगले दिन खबर बदल गई थी। इन्फ्लुएंसर ने कंपनी के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। सेफ्टी क्लेम्स पर सवाल। जानबूझकर इन्फ्लुएंसर को बदनाम करने की कोशिश। एल्जिना ने रिटर्न प्रेस स्टेटमेंट जारी की। रौब व ददबे से भरपूर वकील के तौर पर मेरा मुवक्किल अपनी लापरवाही तस्लीम करता है, मगर असल जिम्मेदारी उस कंपनी पर आयद होती है जिसने बगैर मुकम्मल तिब्बी मंजूरी के प्रोडक्ट लॉन्च किया। ये अंदाज मुख्तलिफ था। न मुकम्मल इनकार, न मुकम्मल दिफा, बल्कि कानूनी हमला। सोशल मीडिया तकसीम हो गया। कुछ लोग कहने लगे, कम अज कम खड़ा तो हुआ है। कुछ अब भी सख्त थे, पैसे के लिए ही किया था। कुछ मुदाह मान रहे थे, कुछ नहीं। मगर एक चीज बदली थी, इबाद अब भाग नहीं रहा था। एल्जिना के जानिब से हर सवाल का जवाब दिया गया, मगर खुद कैमरे के सामने कभी नहीं आई। वजह डॉक्टर जियाल भट्ट था, जिससे वो किसी भी सूरत में सामना करने से गुरेजान थी। मुकदमे का फैसला इबाद के हक में हुआ। वो बहुत खुश था। अपनी बहन का शुक्रिया अदा करने उस रात वो एल्जिना के कमरे में आया। देखो इबाद, मैं तुम्हें बचा सकती हूँ, मगर तुम्हें बदलना खुद पड़ेगा। क्या मैं वाकई गलत था? इबाद ने आहिस्ता से पूछा। गलती करना जुर्म नहीं, गलती छुपाना जुर्म बन जाता है। याद रखो, शोहरत वक्ती होती है, मगर साख जिंदगी भर की। तुम्हें शाह खानदान की साख बरकरार रखनी है। एल्जिना ने बड़ी बहन की तरह प्यार से समझाया। इबाद ने पहली बार दिल से सर हिलाया। उस दिन उसने फैसला किया कि अब से वो सोशल मीडिया को कम और असल जिंदगी को ज्यादा वक्त देगा। अगली सुबह पुरसुकून थी। एक तूफान थम चुका और दूसरा शायद आने वाला था, मगर फिलहाल हाल खुशगवार शुरू हुआ। नाश्ते के बाद एल्जिना ने हाथ साफ किए और जाने के लिए उठी। ओके मम्मा, मैं चलती हूँ। उसने अपना बैग कंधे पर डाला। ज़ेनी थोड़े दिन रुक जाती। राना उसके साथ लाउंज के दरवाजे तक आई। मम्मा, मैं यहाँ इबाद के लिए आई थी। पीछे बहुत काम पेंडिंग है और कुछ दिनों तक आप सब वापस इस्लामाबाद आ ही रहे हो। ज़ेनी ने माँ का रुखसार चूमा और गले लगाया। ख्याल से जाना और दादा दादी को हमारा सलाम देना। राना ने अलग होते हिदायत दी और हाथ हिलाकर रुखसत किया। जरूर, ओके, बाय मम्मा। उसने हाथ झुलाया। बाय पापा, सी यू सून। उसने कार में सवार होते हुए टेरेस पर याशिम को खड़े देखा तो सर ऊपर करके सदा लगाई। याशिम ने हाथ हिलाकर बाय किया और उसकी कार चल पड़ी। 2 दिन की ये छुट्टी भी उसे माजी का हर पल गिन गिन कर याद आ रहे थे, इसलिए उसने कराची से निकलने में मजीद देर न की। वहीं नमीरा ने आखिरकार खामोश रहना छोड़ दिया। उस दिन उसने लगातार डीएम्स किए जब तक के बाद ने जवाब न दिया। आप बदल गए हैं, उसने लिखा। बस मसरूफ हूँ। काफी देर बाद उसका रिप्लाई आया। ये वही जुमला था जो अब तलवार लगने लगा था। अगर मैं अहम नहीं हूँ तो साफ कह दे। नमीरा ने हिम्मत जमा की। ड्रामा मत करो नमीरा। इस बार इबाद ने फौरन जवाब दिया। इस एक जुमले ने सब कुछ बदल दिया। हमने बस बात की थी, तुमने उसे कुछ और बना लिया। इबाद ने हुन्ना किया। मगर आपने वो सब कहा था। नमीरा की सांस रुक गई। ऑनलाइन बातें ऑनलाइन ही होती हैं, हर चीज को संजीदा नहीं लेते। उसने संजीदगी से जवाब दिया। ये वही लड़का था जो स्क्रीन के पार नरमी से बोल रहा था, मगर आज उसकी आवाज पैगामों में सर्द थी। मैं अभी किसी रिश्ते में नहीं पड़ना चाहता और तुम भी खुद को इसमें न डालो। उसने आखिरी रास्ता दिखाया। तो वो सब क्या था? नमीरा ने फोन मजबूती से पकड़ लिया। कुछ देर तक ऑनलाइन का निशान जलता बुझता रहा, फिर जवाब आया। बस एक लम्हा था।
तुमने उसे कहानी बना दिया। अंदाज लापरवाह था। ये जुमला नमीरा के दिल में खालीपन छोड़ गया। आपके लिए लम्हा होगा, मेरे लिए एहसास था। उसने आखिरी बार लिखा। काफी देर तक कोई जवाब नहीं आया। फिर सिर्फ एक मुख्तसर सा पैगाम मौसूल हुआ, आगे बढ़ो, खत्म करो ये सब। उसने सर्द मोहरी से जवाब दिया। कमरे में खामोशी थी। नमीरा की आंखों से आंसू गिरे मगर आवाज नहीं निकली। मोहब्बत एक तरफा हो तो इंसान सवाल नहीं करता, खुद को कसूरवार समझने लगता है। और इबाद, उसने फोन साइड पर रखा, गहरी सांस ली और अगली वीडियो की तैयारी में लग गया। शायद उसे एहसास भी नहीं था कि उसके एक लम्हे ने किसी के दिल में पूरी दुनिया बसाई थी। उस दिन के बाद नमीरा इबाद के इंस्टाग्राम, टिकटॉक और दीगर सोशल साइट से भी ब्लॉक हो गई। मगर उसने हार न मानी। इबाद के लिए वो वीडियो कॉल मानी रखता हो, पर नमीरा के लिए इज्जत और आबरू का सवाल था। उसने हिम्मत करके एक नई शनाख्त बनाई, न जिद में न जिद के इजहार में, बस एक सवाल के जवाब के लिए। इबाद ने टिकटॉक छोड़कर अब मॉडलिंग में कदम रख लिया था। उस शाम वो बड़े ब्रांड के जदीद कपड़े पहने अपने पहले रैंप वॉक की तैयारी में मशगूल था और उसे सुबह से किसी अनजान आईडी से कॉल्स आ रही थी। आखिरकार उसने जीच होकर कॉल उठाई। इबाद, मैं नमीरा, मैं सिर्फ समझना चाहती हूँ कि ऐसा क्या हो गया जो आप मुझसे इतने बदगुमान हो गए। उसकी गला रुन गया। तुम्हें एक बात समझ नहीं आती? इबाद गुर्राया। आइंदा राब्ता किया तो जो हमारे दरमियान हुआ वो सब सबके सामने आ जाएगा। इबाद ने दांत पर दांत जमाए उसे धमकाया। इबाद का जवाब मुख्तसर था, मगर उसकी धमकी नमीरा के वजूद तक उतर गई। मेरे पास इस वीडियो कॉल की रिकॉर्डिंग है। उस रात जो मैंने देखा वो पूरी दुनिया देखेगी। वायरल होना चाहती हो? कर दूं लीक वो वीडियो? उसने वार्निंग के साथ मानीखेज अंदाज में पूछा। नहीं प्लीज, ऐसा मत करना। उसके पैरों तले जमीन निकल गई थी। इज्जत प्यारी है ना, तो दोबारा गलती से भी मुझसे कांटेक्ट मत करना। इबाद ने आखिरी दफा धमकाया और कॉल काट दी। नमीरा का सांस रुक गया। उसने मोबाइल मेज पर रख दिया जैसे वो जल रहा हो। यह सिर्फ एक धमकी नहीं था, इख्तियार का मुजाहिरा था। जारी है नॉवेल नदामत पार्ट 2 असपलवशा साफी किस्त नंबर 30। उसके बाद नमीरा ने खुद को बदलता हुआ महसूस किया। फोन की आवाज से चौंक जाना, स्क्रीन रोशन होते ही दिल बैठ जाना और हर अगनबी पैगाम में वही खौफ तलाश करना। उसे किसी ने छुआ नहीं था, मगर वो खुद को महफूज भी महसूस नहीं कर पा रही थी। ये वो हरासानी थी जो शोर नहीं मचाती, बस अंदर ही अंदर सांस घोंटती है। नमीरा ने किसी को कुछ नहीं बताया, न शिकायत की, न इल्जाम लगाया। बस एक बात दिल में बैठ गई, जिसे वो एहतराम समझ बैठी थी। वो दरअसल खामोश कंट्रोल था। और इबाद, वो फिर अब टीवी शोज में नजर आने लगा, मुस्कुराता हुआ, कामयाब और बेफिक्र, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। डिप्रेशन से जूझते 3 माह गुजर गए। मोबाइल का इस्तेमाल खत्म हो चुका था, मगर टीवी पर कभी ना कभी उसकी कामयाबियां नजरों में आ जाती। उस रात उसे लक्स स्टाइल अवार्ड्स में बेहतरीन राइजिंग स्टार का अवार्ड मिला। इबाद बहुत खुश था। सब लोग उसे सराह रहे थे, मगर नमीरा अपनी ही नजरों में बेमोल हो गई थी। वो कई हफ्तों से खामोश थी। घर वही था, लोग वही थे, मामूल वही, मगर उसके अंदर सब कुछ बदल चुका था। वो कम बोलने लगी, खाने की मेज पर मौजूद होती मगर शरीक नहीं। उसके कमरे की लाइट देर तक जलती रहती मगर आंखें खाली रहती। फोन अब भी उसके पास होता मगर वो उसे देखने से डरती थी। हर नोटिफिकेशन में जैसे कोई राज छुपा हो, हर खामोशी में जैसे कोई इल्जाम। उसे लगता था अगर किसी को सब मालूम हो गया तो वो जिंदा नहीं रह पाएगी। ये सोच हकीकत नहीं थी, मगर उसके लिए सच से ज्यादा ताकतवर थी। उस रात रोशनियों के शहर में मानसून की पहली बारिश हो रही थी। खिड़की के शीशे पर बूंदें पड़ रही थी और नमीरा के अंदर भी कुछ टूट रहा था। वो आईने के सामने खड़ी हुई, आंखों के नीचे हल्के होठों पर जबरदस्ती की खामोशी। मैं थक गई हूँ, उसने आहिस्ता कहा। ये मरने की ख्वाहिश नहीं थी, ये बस उस दर्द से छुटकारे की ख्वाहिश थी जो रुक नहीं रहा था। इसी कमजोर लम्हे में उसने एक ऐसा कदम उठाने की कोशिश की जो हमेशा के लिए सब खत्म कर सकता था, मगर तकदीर ने अभी फैसला नहीं सुनाया था। कमरे में कुछ गिरने की आवाज आई तो अम्मी अब्बू बहनें भाग कर अंदर दाखिल हुई और नमीरा को जमीन पर पड़े लरसते देखा। मुंह से जाग निकल रहा था। बाप ने सर पकड़ लिया, माँ ने सीना पीटना शुरू कर दिया और एक पल में सब कुछ धुंधला सा हो गया। सियाल बट हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में हलचल मची हुई थी। उस कमसिन बच्ची को कोई ऑक्सीजन मास्क लगा रहा था तो कोई इंजेक्शन चुभा रहा था। वो बेहाल पड़ी अपने जिस्म पर होते हरकत महसूस कर रही थी, मगर दिमाग मफलूज था। 17 साला नमीरा अहमद जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही थी। मैम, सुसाइड केस है। 17 साल की स्कूल गर्ल है। नर्स एक मोहम्मद डॉक्टर के हमरा तेज तेज चलती तफसीलात बताने लगी। कोई ज्यादती के आसार? सीनियर डॉक्टर सबा अपना स्टेथोस्कोप गले से हटाकर कानों में लगाती नर्स से मजीद सवालात पूछने लगी। नहीं मैम, फिजिकली तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा। नर्स ने याद करके बताया। तो खुदकुशी करने की वजह? डॉक्टर सबा इमरजेंसी रूम में जाते हुए रुकी। वालिदैन को कुछ नहीं पता, लड़की खुद ही बता पाएगी। नर्स ने फिक्रमंदी से इजाफा किया। डॉक्टर रुहाइमा को इन्फॉर्म करो, ये नफसियाती मसला लग रहा है। डॉक्टर सबा ने उसे हिदायत दी और अंदर चली गई। नर्स उनके हिदायत पर अमल करने साइकाइट्रिस्ट डिपार्टमेंट के सिमत बढ़ी। जब तक डॉक्टर सबा ने नमीरा का चेकअप किया, डॉक्टर रुहाइमा वहां आ पहुंची।
26 साल की यंग साइकाइट्रिस्ट गुलाबी रंग के कमीज सलवार पर सफ़ेद सफ़ेद पहने बालों को पीछे बांधे नफीस से लाइट मेकअप की वो खुश इखलाक और खूबरू खातून पहली नज़र में सबको भजाती थी। रुहेमा, बच्ची बहुत डरी हुई है, माँ बाप के सामने नहीं जाना चाहती, खतरे से बाहर है, लेकिन गहरे सदमे में है। आई हैंड ओवर दिस केस टू यू। डॉक्टर सबा ने वार्ड से निकलते हुए उसे रुदात सुनाई। ओके, मैं देखती हूँ। रुहाइमा ने डार्क ब्राउन आंखें झपकाई और सर को खम देकर वार्ड के अंदर दाखिल हुई। नमीरा घुटनों के गिर्द बाजू हमाइल के सिमट कर बैठी सफ़ेद टाइल्स के फर्श को देख रही थी। उसके नज़रों के मुकाम पर किसी के नर्म पैर देखे तो सर उठाकर देखा। रुहाइमा मुस्कान सजाए उसे देख रही थी। हाय, मैं डॉक्टर रुहाइमा हूँ, तुम्हारा क्या नाम है? उसने नरमी से पूछा। वो नमीरा को एतमाद में लेना चाहती थी। उसने एक लफ्ज़ी जवाब में अपना नाम बताया। गले में आंसुओं का फंदा लगा हुआ था, आवाज़ दब कर आ रही थी। रुहाइमा ने सर को जंबिश दिया और उसके हरकत और सकनात बगौर मुशाहिदा करने लगी। कौन सा सब्जेक्ट पसंद है? आगे क्या बनना चाहती हो? रुहाइमा दोस्ताना अंदाज में पूछते उसके करीब आई। डॉक्टर बनना चाहती हूँ। नमीरा ने सोशल मीडिया के दलदल में फंसने से पहले की अपनी जिंदगी याद की। हम डॉक्टर क्या काम करते हैं? रुहाइमा ने आबरू उठाए। जान बचाते हैं। नमीरा की आंखें डबडबा गईं। तो फ्यूचर डॉक्टर ने अपनी जान लेने की कोशिश क्यों की? रुहाइमा ने असल सवाल किया। नमीरा खामोश हो गई। नमीरा, मैं साइकाइट्रिस्ट हूँ, तुम मुझे बता सकती हो। आई विल हेल्प यू। रुहाइमा ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। नमीरा ने भीगी पलकें उठाकर उस रोशन चेहरे को देखा। मैं यहाँ फैसला करने नहीं आई, मैं तुम्हें जज नहीं करूंगी, मैं तुम्हें सुनने आई हूँ। उसने एतमाद का बीज बोया। चंद लम्हे खामोशी रही। नमीरा की कपाहट हल्की होने लगी तो रुहाइमा समझ गई उस पर भरोसा करने लगी है। क्या तुम मरना चाहती थी या सिर्फ दर्द खत्म करना चाहती थी? उसने सीधा सवाल करने के बजाय घुमाकर पूछा। ये सवाल सीधा दिल तक गया। नमीरा की आंखें भर आईं। मैं बस डर गई थी, मुझे लगा मैं अकेली हूँ, मुझे लगा सब खत्म हो जाएगा। वो लंबा सांस लेकर बोलना शुरू हुई। जब दिमाग बहुत दबाव में होता है तो वो हमें गलत रास्ता सच्चा दिखाने लगता है। ये कमजोरी नहीं, ये बीमारी की अलामत है। मेरे साथ भी होता है। डॉक्टर ने आहिस्ता सर हिलाया। एंग्जाइटी से रुहाइमा वाकिफ थी। नमीरा ने हैरत से उसे देखा। दिमाग की डॉक्टर होने के बावजूद भी रुहाइमा एंग्जाइटी और डिप्रेशन जैसे अलामात से आशना थी। क्या कोई भी औरत गम से खाली नहीं है? उसने दिल में सोचा। तुम अभी आराम करो, मैं शाम में दोबारा आऊंगी। उसने दिलासा दिया और आगे बढ़ गई। उसके माँ बाप और बहनें वहीं खड़े थे। रुहाइमा के बाहर आते ही उससे सवाल पूछ लिए। जिस्मानी तौर पर ठीक है, लेकिन दिमाग को चोट लगी है। आप प्लीज उससे सवाल मत कीजिएगा, न ही उसे खुदकुशी जैसा कदम उठाने पर शर्मिंदा कीजिएगा। मैं आहिस्ता आहिस्ता वजह खुद पता लगाकर उसका इलाज करूंगी। उसने नमीरा की फैमिली को समझाया और उन्हें घर जाने की हिदायत दी। वो मशकूर होते चले गए। उसने नर्स को नमीरा पर नजर रखने की हिदायत दी और काफी देर दरवाजे पर खड़ी उसे देखती रही। नमीरा बार बार मोबाइल देख रही थी और हर बार स्क्रीन रोशन होने पर उसके चेहरे के तासुरात बदल जाते। रुहाइमा समझ गई हो न हो सुसाइड की वजह मोबाइल से जुड़ी है। अगले कई दिन तक नमीरा हॉस्पिटल में रही। एंटी डिप्रेशन दवाइयाँ शुरू हुई, बाकायदा सेशन तय हुए। रुहाइमा वक्फे वक्फे से उसके पास आती। नमीरा अब भी कमजोर थी, मगर एक फर्क था, वह जिंदा थी और इस बार जिंदा रहने का फैसला शुरू था। पहले के चंद सेशन में उसने नमीरा को डर से निकालने की कोशिश की। जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती, मगर हमेशा काबिल मरम्मत होती है। उस रोज डॉक्टर ने रुखसत होते हुए कहा। नमीरा ने पहली बार हल्की सी मुस्कुराहट दी। ये मुकम्मल शिफा नहीं थी, ये सिर्फ पहला कदम था, मगर अंधेरे से वापसी हमेशा एक कदम से ही शुरू होती है। वहीं इबाद की जिंदगी पूरी बदल गई थी। उसने सोशल मीडिया से किनारा कर लिया और एडवर्टाइजमेंट छोड़कर मॉडलिंग और एक्टिंग की दुनिया में नाम बनाया। हम टीवी के किसी ड्रामे में उसे बिलाल अब्बास के छोटे भाई का किरदार मिल गया। उसकी खुशी की इंतहा नहीं थी। डॉक्टर रुहाइमा के कमरे में हल्की खुशबू थी। दीवार पर नीला पेंट, एक पौधा और सामने नर्म रोशनी। नमीरा सोफे के कोने पर बैठी थी, हाथ आपस में जकड़े हुए। रुहाइमा ने उसकी प्रोग्रेस फाइल बंद कर दी। आज हम असल मसले पर बात करेंगे, कोई दबाव नहीं। उसने मौके को जाया किए बगैर कहा। कमरे में उन दोनों के अलावा कोई नहीं था। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर नमीरा ने सर को खम दिया। जब तुमने वो कदम उठाने की कोशिश की, उस लम्हे जहन में क्या चल रहा था? रुहाइमा कलम घुमाते उसके सामने बैठी थी। नमीरा ने गहरी सांस ली। मुझे लगा सब खत्म हो जाएगा, मुझे लगा मैं सबके लिए बोझ हूँ, मुझे लगा अगर सच सामने आ गया तो मैं जिंदा नहीं रह सकूंगी। वो लम्हा आंखों के सामने गर्दिश किया। इबाद की तल्ख आवाज कानों में गूंज गई। क्या सच वाकई इतना बड़ा था या आपका डर बड़ा था? उसकी आवाज की नरमी जब फिजा की ठंडक में घुलती तो दिल पर मरहम की तरह पड़ती। डर, शायद डर। नमीरा की आंखों में आंसू आ गए। डॉक्टर ने टेबल पर रखा टिश्यूज की तरफ बढ़ाया। डिप्रेशन दिमाग को ऐसे दिखाता है जैसे कोई रास्ता नहीं, मगर हकीकत में रास्ते होते हैं, बस उस लम्हे नजर नहीं आते। फिर उन्होंने एक मश्क करवाई। अपने जहन की आवाज और हकीकत की आवाज अलग करो। जहन कहता है सब तुमसे नफरत करेंगे, हकीकत पूछती है क्या वाकई सब? वो प्यार से समझाती रही। नमीरा खामोशी से सर हिलाने लगी। ये पहली बार था
जब किसी ने उसके खौफ को सुना था, रद्द नहीं किया था। अब बताओ कौन था वो? रुहाइमा ने राजदारी से पूछा, फिर सीट पर आगे होकर उसके हाथ को अपने हाथों में लिया। नमीरा ने सर उठाया। हाथ एक लम्हे को कांपा, मगर रुहाइमा की गिरफ्त उसे हिम्मत दे रही थी। इबाद शाह, सोशल इन्फ्लुएंसर, शाह स्वैग, राइजिंग स्टार और अवार्ड विनर। उसने एक एक करके इबाद की पहचान बताना शुरू की। रुहाइमा सोच में पड़ गई। ये नाम जाना पहचाना सा लगा था। घर वापस आने के बाद जिंदगी फौरन ठीक नहीं हुई। कभी वो अचानक रो पड़ती, कभी कई घंटे खामोश रहती, मगर अब फर्क यह था, वो अकेली नहीं थी। माँ उसके पास बैठ जाती। डॉक्टर के हफ्तावार सेशन जारी थे, दवाएं बाकायदगी से ली जा रही थी। हम छोटे अहदाफ बनाएंगे, आज सिर्फ कमरे की खिड़की खोलना, कल 10 मिनट बाहर बैठना। रुहामा उसे अलग अलग एक्टिविटी देती। ये छोटे काम लगते थे, मगर नमीरा के लिए पहाड़ थे। फिर एक दिन वो छत पर गई। हवा चेहरे से टकराई। उसने आंखें बंद की। जिंदगी अभी मुकम्मल खूबसूरत नहीं थी, मगर मुकम्मल खत्म भी नहीं थी। उस रात रुहाइमा अपने बेडरूम में बेड पर बैठे लैपटॉप खोले शाह स्वेगर यानी इबाद शाह के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर नजर दौड़ा रही थी। उसके लड़कियों के साथ नाच गाने और दोस्तों के साथ सैर व तफरीह के वीडियोस देखकर रुहाइमा का मुंह बन गया। इबाद शाह उसे बिगड़ा हुआ अमीरजादा लगा। टिकटॉक, इंस्टाग्राम और फेसबुक देखकर उसने गूगल खोला और इबाद शाह का नाम लिखा। विकिपीडिया पर उसकी तफसीलात चलती गई और रुहाइमा की आंखें खुलती गई। इबाद शाह, वल्द याशिम शाह, शाह मोटर्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, आफान शाह साहब के पोते। माँ का नाम राना याशिम शाह, सौतेली बहन एल्जिना सिद्दीकी। एक एक नाम पढ़ते रुहाइमा का सर चकराने लगा। या अल्लाह, इबाद तो जियाल के कजिन है। उसने मुंह पर हाथ रखा। तुम डॉक्टर हो, तुम्हारी जिम्मेदारी मरीज है। उसके अंदर से एक आवाज कहती थी, ये खानदानी आग है, इसमें कदम रखोगी तो सब जलेंगे। दूसरी आवाज गूंजी थी। उन्हें एहसास हुआ, अगर ये बात बाहर आई तो न सिर्फ केस बल्कि पुराने खानदानी जख्म भी खुल जाएंगे। वो शौक में थी। इबाद को शायद इल्म भी ना हो कि वो किस दरवाजे पर आया था। वो इन्हें सोचों में गुम थी। जब कमरे का दरवाजा खुला और जियाल अंदर दाखिल हुआ, रुहाइमा ने फौरन लैपटॉप बंद कर दिया। क्या देखा जा रहा था? जियाल बेड पर आते ही गोया हुआ, कुछ खास नहीं, एक नया केस आया है, सोशल हरासमेंट है। बच्ची ने सुसाइड करने की कोशिश की है। वो अपना तकिया सेट करते बताती रही। हम फिर तो केस करना चाहिए। आजकल सोशल मीडिया सबसे ज्यादा जराइम का अड्डा बन गया है। जियाल ने अपने हिस्से पर नीम दराज होते हुए जवाब दिया। जियाल, वो करीब आई। सियाल ने उसके कंधे के गिर्द बाजू हमाइल किया। अगर कभी आपके फुफ्फो के घर से कोई मसला आ जाए तो आप क्या करोगे? वो मोहतात अंदाज में मुस्तफसिर हुई। वो लोग अब हमारे लिए कोई मानी नहीं रखते। क्यों? जियाल ने बेनियाजी से कहा। अगर उनका बेटा किसी मुश्किल में हो। रुहाइमा ने शौहर के कंधे पर सर रखते कहा। रुहाइमा, तुम क्या कहना चाह रही हो? सियाल ने बेजारी से दूसरा बाजू आंखों पर रखा। वो सोशल हरासमेंट वाला लड़का आपकी फुफ्फो का बेटा है। रुहाइमा की आवाज हल्की हो गई। इबाद सियाल शौक हो गया। आंखों पर से बाजू हटाकर सीधा हुआ। रुहाइमा ने सर को अस्बात में हिलाया। कमरे में जैसे हवा रुक गई। राना, फुफ्फो और एल्जिना, ये नाम हमेशा से जियाल को तकलीफ देते थे। क्या मुझे अब भी पुलिस केस करना चाहिए? रुहाइमा ने इजाजत मांगी। जियाल के चेहरे का रंग बदला। तुम वही करो जो एक अच्छी डॉक्टर को करना चाहिए, जियाल ने ठोस लहजे में कहा। यह उसके शौहर के साथ साथ हॉस्पिटल के ओनर के जानिब से इजाजतनामा था। अगर राना फुफ्फो खड़ी हो गई, रुहाइमा ने अपना खदशा जाहिर किया, वो सब मैं देख लूंगा। आई एम ऑलवेज विद यू। तुम बस अपनी जिम्मेदारी पूरी करो। जियाल ने उसे यकीन दहानी कराई। रुहाइमा मुतमईन होकर मुस्कुरा दी। उसे शौहर का साथ हासिल था, फिर किसका डर? वहीं जियाल के तासुरात सख्त रहे। न अब उसे राना फुफ्फो के रद्द अमल की फिक्र थी, न एल्जिना का सामना करने का डर। बहसियत हॉस्पिटल ओनर ये उसके हॉस्पिटल में आई एक मरीजा के वकार का मामला था और इबाद मुजरिम था। शूटिंग सेट पर स्टाफ की गहमा गहमी थी। बिलाल अब्बास और हानिया आमिर अपना सीन दे रहे थे। इबाद कैमरे के पीछे कुर्सी पर बैठा अपना स्क्रिप्ट याद कर रहा था। जब उसका मैनेजर उसके पास आया। इबाद, आप किसी डॉक्टर रुहाइमा को जानते हैं? मैनेजर ने उसके कान में सरगोशी की। नहीं, आज तक किसी डॉक्टर से कांटेक्ट नहीं बना। क्यों? इबाद ने सरसरी जवाब दिया। डॉक्टर रुहाइमा ने मिलने के लिए बुलाया है। मैनेजर ने दूसरी आगाही दी। वाओ, इबाद महजूज हुआ। डॉक्टर्स में भी मेरा क्रेज बढ़ रहा है। उसने फख्र से गर्दन उठाई। कब मिलना चाहती है? दिन में या रात में? उसने शरीर लहजे में कहते आंख का कोना दबाया। लीगल नोटिस भेजा है उसने हॉस्पिटल से, मैनेजर ने दबे लफ्जों में कहा। किस? इबाद शौक हो गया। नमीरा नाम की किसी लड़की ने खुदकुशी करने की कोशिश की है, आपका नाम ले रही है। मैनेजर ने जेब से तहशुदा कागज निकालकर उसके आगे किया। वहाट, वो अपनी जगह से खड़ा हो गया। मर गई क्या? उसे सांस रुकता महसूस हुआ। इबाद के जहन में पुरानी चैट्स गूंजने लगी। उसकी सर्दी, उसके जुमले, बस एक लम्हा था। उसे अचानक वह लम्हा याद आया जब उसने लिखा था, आगे बढ़ो। क्या वाकई इतना आसान था? इबाद पहली बार बेचैन हुआ। यह स्कैंडल जैसा डर नहीं था, यह ज़मीर का हल्का सा कट चुका था। नहीं, बच गई है। इसी सिलसिले में डॉक्टर बात करने बुला रही है। मैनेजर ने पूरी वजाहत दी। उफ़्फ़ा, मैं किसी से नहीं मिल रहा। कोई भी बेवकूफ़ पागल फैन उठकर मेरे नाम पर खुदकुशी करेगी तो मुझे सबसे मिलना पड़ेगा।
कि वो बिगड़ गया। मना कर दो, मुझे नहीं मिलना। उसने सख्ती से हुक्म सादिर किया और अपने शॉट के लिए बढ़ गया। मैनेजर वहीं खड़ा उसकी पुश्त देखता रहा। नमीरा का उस दिन आखिरी सेशन था। डॉक्टर नमीरा ने उसके फाइल पर साइन किया, मगर उसे थमाने से पहले एक आखिरी सवाल किया। अगर वो शख्स दोबारा राब्ता करे तो क्या तुम बात करना चाहेंगी? वो नमीरा के चेहरे को बगौर देख रही थी। नमीरा ने काफी देर सोचा। पहले मैं चाहती थी कि वो वापस आए, अब मैं चाहती हूँ कि मैं खुद वापस थी। उसने अपने आप को चुना था। डॉक्टर मुस्कुराई। यही सेहत की अलामत है। तुमने अपनी कद्र वापस लेना शुरू कर दी है। रुहाइमा ने दाद दी और उसकी फाइल थमाई। नमीरा, वो उठकर जाने लगी थी कि रुहेमा ने दोबारा पुकारा। मैंने इबाद को नोटिस भिजवाया था, पर वो नहीं आया। उसने अफसोस से सर झटका। नम्रा फीका मुस्कुराई। जिन लोगों को एहसास ही न हो, उनसे गिला शिकवा कैसे? उसने सर दाएं भरी। पर मैं उससे बात करने की कोशिश करूंगी। नफ्सियाती डॉक्टर होने की हैसियत से ये मेरा फर्ज है कि मैं उसे उसकी गलती का एहसास दिलाऊं, ताकि कल को कोई और नम्रा न बने। आपका केस सिर्फ आपके लिए नहीं, उन सब लड़कियों के लिए है जो डर कर खामोश रह जाती है। रुहाइमा ने पुरएतिमादी से कहा। क्या वो सजा पाएगा? नम्रा ने आहिस्ता से पूछा। सजा से ज्यादा जरूरी है कि उसे समझ आए। रुहाइमा ने इरादा बना लिया था। नम्रा ने जवाब में सर को खम दिया और केबिन से निकल गई। वहीं इबाद जब शूट से फारिग होकर घर आया तो आसमान में सियाही फैल चुकी थी। दिन भर के मसरूफियात से वह थका हारा बेड पर लेटा कि अनजान नंबर से कॉल आने लगी। उसने बेजारी से मौसूल किया। इस दिस इबाद शाह? नम्रा ने पहले कन्फर्म किया। यस, आप कौन? उसने जम्हाई लेते हुए कहा। मैं डॉक्टर रुहाइमा बट नोटिस भेजा था आपको। आप मिलने नहीं आए तो मुझे कॉल करने पड़ी। रुहाइमा ने मजबूत अंदाज में अपना तारुफ बताया। देखें डॉक्टर, ये ज़ाती मामला है, आपको मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। इबाद ने आहिस्ता मगर एतमाद के साथ कहा, जैसे उसे यकीन हो कि यह सब मामूली बात है। जब एक लड़की खुदकुशी की कोशिश तक पहुंच जाए तो यह ज़ाती नहीं रहता। रुहाइमा ने सख्ती से जवाब दिया। मैंने उसे मजबूर नहीं किया। इबाद के चेहरे पर लम्हाती सख्ती आई। धमकी देना भी जुब्र होता है। डॉक्टर की आवाज़ अब बिल्कुल साफ थी। आप एक बासर शख्सियत है। आपके एक जुमले का वंश आम इंसान के 10 जुमलों से ज्यादा होता है। आपको उसका एहसास होना चाहिए था। उसने एहसास दिलाना चाहा। मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, मैंने कुछ गैर कानूनी नहीं किया। इबाद ने कुर्सी से टेक लगाई। उसे फर्क नहीं पड़ रहा था। आपने जो किया है वो सिर्फ जज्बाती मामला नहीं है, ये कानूनी मामला है। ये हरासानी के जुमरे में आता है, सोशल हरासमेंट। डॉक्टर चंद लम्हे खामोश रही, फिर दोबारा गोया हुई। मेरा फैसला अब भी वही रहेगा। इबाद का लहजा सर्द रहा। उसने कॉल खत्म करते हुए कहा, बाज आ जाओ इबाद, वरना मैं मिस्टर शाह को बता दूंगी। रुहाइमा याशिम अंकल कहते कहते मिस्टर शाह कह गई। आप मेरे मामले से दूर रहो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। इबाद ने भी जवाबी वार किया। ठीक है, फिर कानून फैसला करेगा। रुहाइमा ने आखिरी जुमला कहा और कॉल काट दी। इबाद ने जोर से मोबाइल फोन बेड पर पटका। वहीं रुहाइमा को उस पर मजीद गुस्सा आ रहा था। अगले दिन डॉक्टर रुहाइमा ने साइबर क्राइम विंग में शिकायत दर्ज करवा दी। इल्जाम था ऑनलाइन धमकी, जहनी अजियत, निजी मवाद के गलत इस्तेमाल की धमकी। इबाद को पुलिस स्टेशन हाजिरी देने का नोटिस मिला तो उसने सर पकड़ लिया। ओ गॉड, पापा को पता चला तो वो शोबिस से निकाल देंगे। हरासमेंट के केस में तो जैनी आपी भी साथ नहीं देगी। करियर की तबाही अलग। इबाद ने नाखून चबाते हुए सोचा। बिलाखिर उनसे रुहाइमा से मिलने का फैसला किया और जियाल बट हार्ट हॉस्पिटल जा पहुंचा। क्लिनिक बंद होने का वक्त था। अमला जा चुका था। रोशनी मध्यम थी। रुहाइमा अपने केबिन में बैठी थी। दरवाजा आहिस्ता से खुला। इबाद अंदर आया। इस बार उसके चेहरे पर न गुरूर था, ना धमकी, बस संजीदगी और कुछ बेचैनी। आओ बैठो इबाद। रुहाइमा ने रिश्तेदार के जैसे इस्तकबाल किया। डॉक्टर, मुझे आपसे दोबारा बात करनी है। उसने नशिस्त संभालते हुए आने की वजह बताई। तुम कॉल पर कह चुके हो जो कहना था। डॉक्टर रुहामा ने फाइल बंद की। नहीं, इस बार बात मुख्तलिफ है। वो सर झुका गया। मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई। मैंने बात को संजीदगी से नहीं लिया। मैंने दबाव डाला, धमकी दी। हाथ बाहम मिलाए वो उंगलियां मरोड़ रहा था। डॉक्टर रुहाइमा खामोश रही। वो उसकी शर्मिंदगी का असल और नकल पहचानने की कोशिश कर रही थी। प्लीज, इस मामले को यहीं सुलझा लेते हैं। मैं नहीं चाहता फिर से कोई स्कैंडल बने। वो वाकई संजीदा था। तुम जानते हो मैं कौन हूँ। रुहाइमा सीट की पुश्त से टेक लगाए सीने पर हाथ बांधे उसे देख रही थी। इबाद ने नजरें उठाई। गौर से वो खूबरू चेहरा देखा और नफी में सर हिलाया। जियाल को जानते हो? आपके सदीफ मामू का बेटा। उसने इसी अंदाज दूसरा सवाल किया। अब की बार इबाद के तासुरात बदल गए। वो जीफ और जियाल से कम मिला था, लेकिन जानता जरूर था। मैं डॉक्टर जियाल की बीवी हूँ, यानी आपके मामू की बहू। उसने अपना असल शनाख्त बताई। इबाद सुकून का सांस लेकर मुस्कुराया। ये तो अच्छी बात है। अब तो हम रिश्तेदार निकल आए हैं। खानदान एक दूसरे को बचाते हैं। आप चाहें तो ये मामला हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। बाहर जाने की जरूरत नहीं। इबाद का एतमाद लौट आया। रिश्तेदारी इंसाफ का मुतबादिल नहीं होती इबाद। रुहाइमा अपनी सीट से उठकर पीछे कॉफी मशीन तक गई। मैं तबाह हो जाऊंगा अगर ये सब दोबारा उठा। मेरा करियर, मेरा नाम, और अगर घर वालों को मालूम हुआ तो पुराना झगड़ा फिर शुरू हो जाएगा। प्लीज भाभी,
इबाद ने कोशिश जारी रखी। और वो लड़की, उसका खौफ, उसकी क्या वो रिश्तेदारी का हिस्सा नहीं? रुहाइमा की आवाज़ मजबूत हो गई। वह इबाद के ज़ुबानी अपने लिए भाभी सुनकर भी मोमना हुई। मैं मुआवजा देने को तैयार हूँ, माफ़ी मांगने को भी, बस ये सब खानदान तक न पहुँचे। आपसे गुजारिश है। पापा ने बड़ी मुश्किल से शोबिज़ में आने दिया है। मामू के रिश्ते का वास्ता है। वो मिन्नत करते खड़ा हो गया। ये जुमला फिजा में लटक गया। मैं तुम्हारे मामू की बहू हूँ, मगर मैं एक डॉक्टर भी हूँ, और अगर मैंने रिश्तेदारी की बुनियाद पर फैसला किया तो मैं अपने पेशे से गद्दारी करूंगी। अपने लिए कॉफ़ी बनाकर वो वापस मुड़ी। आवाज़ सख्त रही। तो आप क्या चाहती हैं? इबाद ने दिल थामे पूछा। वो वीडियो रिकॉर्डिंग डिलीट कर दो। मेरे सामने। रुहाइमा उसके आगे आई और उसे घूरा। उसकी घूरी में सख्ती थी और आवाज़ में तंदी। इबाद ने अपनी पेशानी पर हाथ मारा। मेरे पास कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। वो जुमला मैंने बस उसे चुप करवाने के लिए कहा था। आई स्वेयर मेरे पास उसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। आप चाहे मेरा फ़ोन चेक कर ले। वो बेवकूफ़ इतनी सी बात को सर पर चढ़ाकर सुसाइड करने की बेवकूफ़ी कर बैठी। इबाद को नम्रा पर गुस्सा आया। उसने फ़ौरन अपना प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों मोबाइल जेब से निकाल कर मेज़ पर उसके सामने रखा। रुहाइमा ने सरतपा उस पर नज़र डाली। हरकत व सकनात सच की गवाही दे रही थी। वो बेवकूफ़ नहीं है इबाद। वो एक आम लड़की है, जिसके लिए मोहब्बत से ज़्यादा इज्जत मानी रखता है। एक औरत को मोहब्बत से ज़्यादा इज्जत की ज़रूरत होती है, क्योंकि मोहब्बत का इजहार तो खास मौके पर होता है, मगर इज्जत हर वक्त मलहूस खातिर रखा जाता है। मोहब्बत के बिना औरत अधूरी होती है, जबकि इज्जत के बगैर औरत औरत नहीं रहती। रुहाइमा ने कॉफ़ी का घूंट पीते हुए उसे औरत की इज्जत के मानी समझाए और उसके दोनों मोबाइल उठाकर अपनी सीट पर आ गई। उसका फ़ोन चेक करते उसे दोबारा बैठने का इशारा किया। इबाद हाथ बाहम मिलाए लब भींजे बैठा रहा। जब उसके मोबाइल में किसी भी जगह उसे नम्रा की वीडियो नहीं मिली तो वो दोबारा कनकारी। ठीक है, फिर एक काम कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ तुम सच कबूल करो। अगर तुम वाकई मामला ख़त्म करना चाहते हो तो पहले अपने अंदर ख़त्म करो। नम्रा से बाज़ाब्ता माफ़ी, तहरीरी यकीन दहानी और आइंदा कोई राब्ता नहीं, उसने हाकिमाना अंदाज में कहा। और अगर मैं ये सब कर दूं, इबाद ने गहरी सांस ली, तब शायद ये मामला हमारे दरमियान रहे। लेकिन अगर एक कदम भी गलत हुआ तो मैं सब कुछ जाहिर करने में देर नहीं लगाऊंगी, चाहे रिश्तेदारी टूटे या जुड़े। उसने आखिरी फैसला सुनाया। उसके चेहरे पर शिकस्त नहीं थी, बल्कि सोच थी। मैं तैयार हूँ, जो आपने कहा सब करने के लिए। वो सीट से उठा। ठीक है, सुबह 11 बजे तहरीर बयान के साथ आना, रुहाइमा ने अपनायत से कहा। इबाद ने सर को खम दिया और रवाना हो गया। रुहाइमा कुछ देर सोचती रही और फिर नम्रा को आगाह करने कॉल मिलाई। जारी है।